क्या हाल चाल है भाई। आवाज आ रही है? बैठिए। क्या पढ़ाया था लास्ट वन पे? हाँ, पीडी ओवरलैपिंग, ओके। चलो, आइए देखिए यहाँ पे। हेलो। ठीक। यहाँ पे सारे लोग फटाफट इधर आ जाइए। सबसे पहली चीज, हम अगर ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ओह भैया फटाफट इधर, सारे लोग आ जाओ। पहली चीज, टेस्ट में एक सवाल आया था, मैं आप लोगों को बता दूं, उसका आंसर ए ही जाएगा, उसका आंसर डी नहीं जाएगा। एनसीईआरटी का रेफरेंस आप उठा के देख सकते हैं। देखिए, समझिए एक चीज को कि अपोजिट फेज में वेव का मिल जाना हमेशा जीरो ओवरलैप का रिजल्ट नहीं होता है। अपोजिट फेज में मिलने का मतलब क्या होता है कि अपोजिट फेज के अंदर एबीएमओ भी बन सकता है। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक कौन सा होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप लिखा हुआ है। और जब आप डायग्राम देखेंगे तो एक साइड पॉजिटिव ओवरलैप का डायग्राम है, दूसरी साइड नेगेटिव ओवरलैप का डायग्राम है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां जीरो ओवरलैप का। जब तक नोड पे टकराएगा नहीं, तब तक मैं आपको एक बात बता दूं अच्छी तरीके से कि वहां पे जीरो बॉन्ड नहीं बनेगा। जीरो बॉन्ड तब बनता है जब नोड पे टकराता है, ना कि नेगेटिव ओवरलैप। देखो अभी आगे चल के पढ़ोगे कि वेव का मिलन दो तरीके से होता है, एक होता है सेम फेज में मिलन, एक होता है अपोजिट फेज में, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। जिससे बनता है बॉन्डिंग, एक से बनता है एंटी बॉन्डिंग, तो उससे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि हाँ मतलब वो जीरो ओवरलैप है, कि चारों ऑप्शन देख के हमने फेज डिफरेंस से बोल दिया कि मतलब यहाँ जीरो ओवरलैप नहीं। एक पॉजिटिव ओवरलैप होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है। एनसीईआरटी ने तीनों बातों को बहुत बखूबी लिखा है, डायग्राम भी बनाया, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे नेगेटिव, और नीचे बनाया जीरो। तो जीरो वाला आंसर एक ही होगा, दैट इज पहला वाला उस पेपर के अंदर जो आया है। एनीवे, ओवरलैपिंग की हम बात करते हैं। हमने कहा था ओवरलैपिंग क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला था? मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात आती है कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, तो ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल के मिलन से बनता है। अब बात आती है कि मिलन कितने तरह का हो सकता है, तो एस एस की ओवरलैपिंग हो सकती है। किसकी हो सकती है? एस एस। दूसरी किसकी हो सकती है? एस पी। किसकी हो सकती है? एस पी। तीसरी किसकी हो सकती है? पी पी। ये हमने कर लिया था, तीन कर लिए थे, कौन कौन से? एस एस और एस पी, और कौन सा? पी पी। अब बचे हुए थे अपने दो, कौन कौन से बचे हुए थे? तो एक बचा हुआ था पी डी, और एक बचा हुआ था डी डी। अच्छा, अभी तक हमने बात क्या की थी सर, कि यहां से आपका क्या बन रहा था, यहां से या तो सिग्मा या तो जीरो। अरे हाँ ना बोलो भाई। और यहां से क्या बनता है, तो यहां से सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है। ये मैंने आपसे कहा था। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात कर, हाँ? यहां पे अगर हम बात करें तो पाई नहीं तो जीरो बनता है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि कुछ केसेस में चूंकि चार चार लोब जब मिल जाएंगे तो यहां क्या बन जाएगा? डेल्टा। बस इसको एक याद रखना। वैसे यहां सिग्मा और जीरो जनरली बनता है, यहां पाई और जीरो जनरली बनता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एड ऑन होगा यहाँ पे डेल्टा। एनीवे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी और डी को। अब देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहली चीज कि पी और डी ओवरलैपिंग आखिर क्या है, तो यहां पे चौथी ओवरलैपिंग पी एंड डी ओवरलैपिंग, पी एंड डी ओवरलैपिंग। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एक ऑर्बिटल ले लिया पी वाई, इसको मैं किससे ट्रीट कर रहा हूं? डी एक्स वाई के साथ। कौन कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब सोचना जरा गौर से, एक्चुअल में क्या हुआ यहां पे। आपको पता है डी ऑर्बिटल टोटल कितने हैं? 5 हैं। पहला कौन सा है आपका? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स
और उसके अलावा क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 अपने हैं। अब उसमें से हमने कौन सा उठा लिया, डी एक्स वाई, एक्सियल है या नॉन एक्सियल है, पहले ये बताओ, एक्सियल या नॉन एक्सियल, ये मैं आपको बता दूं डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, 5। एक कौन सा होता है, एक्सियल, एक होता है नॉन एक्सियल। भाई सुन लेना, बहुत काम आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। एक्सियल, एक्सियल कौन सा होता है, डी एक्स वाई डी वाई, सॉरी, नॉन एक्सियल कौन सा होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, क्या बोलो बोलो, डी जेड एक्स। अच्छा, एक्सियल कौन कौन सा होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। थोड़ा सा अब डी की बात चली है तो एक बार मुझे बता दो यार, sp3d में जब एक डी यूज होता है तो कौन सा डी यूज होता है, 2 यूज होता है तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अगर 3 डी यूज होता है तो डी एक्स वाई, कौन सा, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अगर कभी भूल जाओ तो याद कैसे रखोगे, पहले स्क्वायर वाला आता है, समझ रहे हो, पहले बड़ा वाला आएगा बाद में छोटा वाला आएगा, ठीक है। एनीवे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सर सुनिए, यहाँ पे ये नॉन एक्सियल कितने हैं, 3 है। मैं फिर से थोड़ा सा अभी से आपके दिमाग में ये बात सेट कर देना चाहता हूं कि अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आई थिंक अगले 2 हफ्ते के बाद वही होगा, और सैटरडे संडे को आप लोगों की क्लास है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसमें सुबह होगी आप लोगों की क्लास सैटरडे और संडे को। टिल द टाइम मैं आपको बता देता हूं, अक्टूबर अभी मेरा प्लान है कि बस अक्टूबर में कि सैटरडे संडे आपकी एक्स्ट्रा लगाई जाए, ताकि मेरा जहां तक वो है कि 10 नवंबर के पहले पहले एक्सेप्ट सॉल्ट एनालिसिस आपकी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए बिना भगाए, टाइम ड्यूरेशन प्रॉपर लेते हुए, ताकि 10 नवंबर से आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी फिजिकल, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने में आराम से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो वो पूरी प्लानिंग है, और उसमें मैं आप लोगों से भी थोड़ा सा सपोर्ट रिक्वायर्ड करूंगा कि हाँ मतलब यहाँ पे सैटरडे और संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। हाँ नो डाउट, एक महीने में आपके 2 बार टेस्ट आने हैं तो 2 सैटरडे को नहीं क्लास लग पाएगी, यानी कुल मिला जुला के संडे तो चारों यूटिलाइज करने की कोशिश है और सैटरडे 2, यानी 6 क्लास एक्स्ट्रा बढ़ाया है, ठीक है। और बाकी तो ज्यादा होती है नहीं, बाकी 2-2 होती है हर हफ्ते, ठीक है ना, फैलोगे तो नहीं भाई, ठीक है ना, मतलब लगा सकता हूं ना, तब ठीक है, तब बढ़िया है। चलिए अब सुनिए जरा गौर से, आगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे और वहां पे हम 2 शब्द का नया इस्तेमाल करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं अभी से बता देता हूं कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अब क्या होता है, ये इसे तो नॉन एक्सियल कहा जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर या स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सजेस्ट करती है कि इनका नाम नॉन एक्सियल ना बोल के आज के बाद क्या बोला जाएगा, T2G, क्या बोला जाएगा, T2G, क्या बोला जाएगा, T2G। और एक्सियल वालों के लिए क्या बोला जाएगा, इजी, क्या बोला जाएगा, इजी। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कुछ लोगों के मन में आए कि सर इसका कुछ फुल फॉर्म है क्या हमारे मतलब सिलेबस के अंदर, नहीं भाई, इनको इसी नाम से याद रखना होता है, नाम है ये। जैसे बबलू है ना, बबलू का फुल फॉर्म क्या होगा, बबलू, समझ रहे हो मेरी बात को, बबलू नाम रखते हैं, कुछ लोग गुड्डू नाम रख देते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कुछ कुछ नाम रख देते हैं, कुछ लोग चंपा तो कुछ लोग चमेली रख देते हैं। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो बढ़िया नाम है, ठीक है। कुछ लोग डॉगी को ओरियो कहते हैं, इंसान को कुत्ता कहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, तो अलग अलग नाम है लोगों के, ठीक है। तो ऐसे T2G EG बस नाम है, कभी भूल जाओ बस ए ए ए ए ए ए, ए इधर देखो, कभी भूल जाओ सुनो तो याद रखना एक्सियल में कितने नंबर आ रहे हैं, 2। तो जनरली अपने को बस यही कंफ्यूजन होगी, मान लो एक तो होगा कि पूरा सन्नाटा है, एक कैटेगरी ऐसा होगा, तो कैटेगरी सन्नाटा वाला सुन लो, एक्सियल 2 को होता है, नॉन एक्सियल 3 को होता है। दूसरी कैटेगरी आती है, सर एक्सियल नॉन एक्सियल दोनों पता है, लेकिन हम यही भूल जाएंगे एंड टाइम पे। तो याद रखना कितना आ रहा है शब्द, 1 2 3 1 2 3, कितना आ रहा है, 1 2 एक्सियल में 2 और T2G नॉन एक्सियल में 3। समझे क्या भाई? अब सुनो जरा गौर से, आपने डी एक्स वाई को लिया पी वाई के साथ एक्स वाई जेड एक्सेस। अब समझना ऐसे कि ये मैंने क्या ले लिया, तुम्हारा एक्स एक्सेस, ये क्या हो गई तुम्हारी वाई एक्सेस। अब क्या बोल रहा है, डी एक्स वाई लो, तो ये लो लो लो, यहाँ पे क्या बन गया, ये डी एक्स वाई। अरे एक्स और वाई के बीच में आ गया कि नहीं आ गया, नॉन एक्सियल है, ठीक है। इसको स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलोगे, T2G। अब इसे आदत डाल लो, T2G, और एक क्या होता है, EG, एक EG है और एक क्या है, T2G। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डी एक्स वाई को किसके साथ मिलाओ, पी वाई, तो पी वाई ये लो, पी वाई,
सर आपको कैसे पता चला ये पी वाई है? आपको नहीं पता चला ना? ये पता कैसे चला कि ये पी वाई है? बताइए तो। ये सर सिंपल सी बात है, यहां लोब पे बैठ जाइए और लोब से सीधा देखिए, समझ रहे हैं, लाइन मारिए, है ना? ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे खुद समझ में आ जाएगा। अगर ये एक्स है तो ऊ क्या है, बोलिए जल्दी। वाई। वाई तो दिख गया, एगो डंबल दिख रहा है, मतलब किसका बेटा है? मंगरू का बेटा। कैसा दिखता है? पी। अरे हाँ ना बोलो भाई। डंबल, अगर डंबल इक्के को दिख रहा है तो क्या मानोगे? एस मान लोगे? डी मान लोगे? पी मानना पड़ेगा भाई। पी है। कौन सी एक्सिस पे? लाइन मार के देख लो। अब देखो, अब जैसे ही मिला है, अब क्या क्या रहा है, किस पे मिलाओ इनका, किस पे मेल कराना है? एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस ये रही, कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ले जाओ भाई इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले जाओ। ये देखो यहाँ पे। अब फाइनली जब एक दूसरे के करीब आएंगे क्या होगा, बोलो जल्दी। यहाँ पे कितने लोबिक इंटरेक्शन? वन वन या टू टू? टू टू लोबिक इंटरेक्शन है या नहीं है? तो अब यहां पे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। अच्छा, ये को एक्सियल है या कोलेट्रल है, ये बताना। कोलेट्रल है तो क्या बनेगा? पाई। क्या बनेगा बोलो जल्दी? पाई बनेगा, यानी कि यहां पे क्या बन जाएगा? पाई। अब क्या कह रहा है कि डी एक्स वाई को मिलाओ पी वाई के साथ ही, लेकिन कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। तो यानी कि वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, यहां पे मैं बना रहा हूं, ये देखो। ये देखो, ये देखो, ये इसके लिए लाइन मारो मेथड। लोब पे बैठ के लाइन मारोगे, क्या बोल देगा? कौन सी एक्सिस है बोलो जल्दी? वाई। आए को डंबल दिखा तो क्या नाम बोलोगे? पी। पी वाई नाम बन गया या नहीं बन गया? अब पी वाई जैसे ही देखो, एक काम बताओ, ये क्या बोल रहा है कि किससे मिलाना है? पी वाई से मिलाना है। किसको मिलाना है? डी एक्स वाई को। एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? वाई। ले जाके कहां घुस जाएगा? नोड में। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये क्या है? ये जीरो लो ओवरलैप है। समझ रहा हो मेरी बात को? ये तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो ओवरलैप होता है, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम तुमसे बात करें तो ये जब जाके कहां टकराएगा? नोड से। समझो भाई, लोब से टकराया तो जीरो नहीं कह सकते तुम, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के जरिए बीएमओ एबीएमओ कह सकते हो। तुम ये नहीं कह, अरे भाई लोब वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम समय बिताता है। और जब लोब से लोब मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिल रहा है। अब वो सेम फेज में मिल रहा है या अपोजिट फेज में, उससे बॉन्डिंग बनेगा या एंटी बॉन्डिंग बनेगा? जीरो बॉन्ड नहीं बनेगा। जीरो बॉन्ड तभी बनेगा जब नोड से टकराएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी। बेसिकली ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं मर्ज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मर्ज कर रहा है। आप समझिए इस बात को। ऑर्बिटल कोई फिक्स चीज नहीं है, मैंने पहले दिन बोली थी आपसे कि ऑर्बिटल कोई फिक्स चीज नहीं है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। किस पैटर्न में वो घूम रहा है, हमने ग्राफिकली उसको ड्रॉ किया था। डंबल शेप नजर आया, हमने कह दिया डंबल है वो। लोब वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम समय बिताता है। तो लोब जब भी मर्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो मर्ज होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि वो सेम फेज में मर्ज हो रहा है या अपोजिट फेज में। इधर आ जाओ। अगर हम तुमसे बात करें यहां पे बताओ, अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? अब आ जाओ, क्या बोल रहा है? डी एक्स वाई के साथ पी वाई के साथ मर्ज करो। ये कह रहा है, ये देखो, ये एक्सिस है, सुनो सुनो। ये जेड एक्सिस है तुम्हारी तरफ निकली हुई, ठीक है। सुनना, किसको बोल रहा है? पी वाई। ये रहा डंबल। कैसे पता चलेगा सर हमको? डंबल देख के क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल? पी। लाइन मारो नीचे लोब पे बैठ के, या ऊपर भी मारोगे तो क्या पता चलेगा? वाई वाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। पी वाई। अब कह रहा है कि पी वाई से मिलाओ। अब जैसे ही मिलाओगे किससे कौन मिलेगा? कौन मिलेगा बोलो? नोट। तो क्या बनेगा यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल करके बताओ। मैंने क्वेश्चन लिया कि डी एक्स जेड को पी एक्स के साथ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक बारी बना लीजिएगा। बताइए क्या बनेगा यहां पे? बताइए। बनाओ बनाओ, एक बारी सारे लोग बनाओ। मत टाइम पास कर, बना ले।
तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बना है? देखिए जरा गौर से पहले। अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्या बोला कि ये मान लीजिए क्या है, एक्स है। ये देखिए पहले, इसको मान लिया एक्स और इसको मान लिया जेड, वाई इसको मान रहे हैं, बाहर वाले को मान रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, बोल रहा है पी एक्स के साथ मिलाइए। कौन सी एक्सिस पे? एक्स। पी एक्स के साथ चलिए मिलाते हैं। पी एक्स से आप मिलाएंगे तो भाई साहब की मुलाकात किससे होगी? किससे होगी? नोट। अच्छा, पी एक्स आपको पता कैसे चला? आप लोब पे बैठ के लाइन मार सकते हैं। जैसे ही लाइन मारेंगे वो कह देगा। डंबल है चूंकि तो पी है, और कौन सी एक्सिस पे पड़ा है? तो एक्स एक्सिस पे पड़ा है। चूंकि आपने एक्स और जेड कहा तो इसका नाम क्या बन जाएगा? डी एक्स जेड। डी एक्स जेड को पी एक्स के साथ मिलाना था एक्स एक्सिस पे। फाइनली ये किससे जाके टकराएगा? लोब। लोब से या नोट से? जीरो। अब कह रहा है डी एक्स जेड को पी एक्स के साथ मिलाइए, लेकिन फर्क क्या होता है? कौन सी एक्सिस पे? वाई। अब समझिए बात को पहले, पी एक्स होगा कैसे? ये कौन सी एक्सिस है आपकी? वाई। ये कौन सी एक्सिस है? वाई। अब समझिए, ये कह रहा है पी एक्स। सर आपने इसे कैसे पी एक्स बोला? भाई इस एक्सिस को तू क्या बोल रहा है? वाई। ये वाली एक्सिस तूने क्या मान रखी है? जेड। अब बचा कौन सी एक्सिस? एक्स। एक्सिस से ही मान रखा है तूने। अब देख, लाइन मारेगा लोब पे बैठ के, तो ये कौन सी एक्सिस के बारे में बोल रहा है तुझे? सामने देख, कौन सी एक्सिस के बारे में? एक्स। एक्स यानी कि ये क्या हो गया? पी एक्स हो गया। अब इसको किस एक्सिस पे अपन मिला रहे हैं? कौन सी एक्सिस पे ले जा रहे हैं? बताना जरा, कौन सी एक्सिस पे भिड़ाने? कौन सी एक्सिस पे? वाई। कौन सी? वाई। हाँ या ना? अगर इधर से ले आते तो क्या नाम बनता? जेड। ये कौन सा है और ये कौन सा हो? पक्की बात है। तो यहां जेड से जब मिलेगा, वो सॉरी वाई पे जब मिलेगा क्या बनेगा? अब आ जाता है डी एक्स जेड को किसके साथ मिलाओ? पी एक्स के साथ। लेकिन एक्सेस कौन सी होनी चाहिए? जेड। डी एक्स जेड यही रहा, हाँ या ना? जेड एक्सेस कौन सी है? ये वाली। ऊपर से, ऊपर से कह रहा है, ऊपर से। तो जब ऊपर से लेके आओगे, जब ऊपर से लेके आओगे, चलो मैं इधर ही से दिखा देता हूं थोड़ा अलग बना के। ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये पी एक्स है कि नहीं है? सर कैसे मान ले कि पी एक्स है? अरे भाई एक काम करो ना, लोब पे बैठ के लाइन मार लो। यहाँ लाइन मारोगे तुरंत क्या पता चलेगा? एक्स एक्सेस। और ये क्या है? डंबल है। अब जैसे ही ये टकराएगा तो आप मुझे सोच के बताइए कि यहाँ पे क्या बन रहा है? कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? ये बताओ। ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? कोलेट्रल। कैसी हो रही है? कोलेट्रल। ये हो रही है कोलेट्रल। और कोलेट्रल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई। आप एक चीज गौर करिएगा, एक्स और एक्स क्या थे? कॉमन थे। अनकॉमन क्या था इसके अंदर? जेड। और जेड एक्सिस पे क्या बना? बाकी पे आप उठा के देखेंगे तो जीरो। इधर आइए, एक्स वाई। वाई क्या है? कॉमन। अनकॉमन क्या है? एक्स। एक्स पे क्या बना? बाकी पे। अब एक बात तो, एक और सवाल है। सवाल यह है कि मान लो मैंने डी वाई जेड ले लिया, किसके साथ? पीजेड के साथ। कौन सी एक्सिस पे? एक्स। कौन सी एक्सिस पे? वाई। कौन सी एक्सिस पे? जेड। बताइए क्या बनेगा? एक बार और डायग्राम, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्योंकि मुझे पता है एवरेज बच्चा मारा जाएगा, वो 2-3 दिन बाद नहीं याद रख पाएगा। और तुम में से कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं है। हो गया? चलिए,
देखिए जरा एक मिनट इधर, आपको मैंने क्या बोला, देखो 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 इधर देखो, डी एक्स जेड पी एक्स के साथ आप मिला रहे थे, जेड जो था ये क्या था, इन सब के बीच में, इन सब के बीच में एक्स 2 बार आ रहा था, कॉमन था, जेड कितनी बार आ रहा था, 1 बार, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अनकॉमन। ठीक है, आधे लोगों को इसमें ही दिक्कत हो जाती है, अनकॉमन कैसे बोले, तो एक्स कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो स्पीसीज रिएक्ट करने वाली कितनी है, 2, तो 2 में कॉमन क्या है, एक्स है, अनकॉमन क्या है, ऑड या इवन समझो, इवन कौन है इसमें, एक्स है, दोनों जगह पाया जा रहा है, ऑड कौन है, जेड, तो जेड वाले एक्सिस पे क्या बना, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इन तीनों में कौन सा है, बताना जल्दी, वाई दोनों में कॉमन है, एक्स क्या है, अनकॉमन, और एक्स पे ही क्या बना, इन तीनों में बताना जरा कौन सा कॉमन है, जेड कॉमन, वाई क्या है, यानी अनकॉमन एक्सिस पे क्या बन रहा है, अब बाकी पे क्या बन रहा है, ठीक है, ये तो बात ठीक है, लेकिन याद रखना थोड़ा सा डायग्राम डायग्राम वगैरह 1-2 बार घर पे ना जाके बना लेना, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं तुम पेपर में अपनी स्पीड में मार दिए जाओगे अगर तुमने नहीं बनाया तो, सवाल अगर तुमको स्पीड बढ़ानी है ना, तुम्हारा मानो 10 सेकंड ही लेट होगा लेकिन होगा, इसलिए डायग्राम जरूर बना लो इसका, डायग्राम जरूर बना के एक बार एनसीईआरटी के अंदर जितने गिवन हो उतना चेक करके जाओ, क्योंकि हो सकता है उस जोन को अभी टच नहीं किया गया है, उतना ज्यादा छेड़ा नहीं गया है, हाइब्रिडाइजेशन को बहुत छेड़ लिया गया, एमओटी को खंगाल लिया गया है क्वेश्चंस में जितना हो सकता है, लेकिन आप देखिए, आप उस सेगमेंट को समझिए, अभी उसको छेड़ा नहीं गया, उसको ढंग से देख लीजिए, जब लीनियर हाइब्रिडाइजेशन जैसी चीज अगर पूछी जा सकती है तो ये बड़ी आसान चीज हो जाती है, ठीक है। एनीवे अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसको पहले नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं, कौन सा लास्ट स्लाइड भी है क्या कुछ, ये तो लिखवाया दिया था यार शायद, आई थिंक ये तो लिखवाया हुआ था, ये तो टॉपिक बताया था कि पिछले 3 बता दिए थे, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैप आई थिंक 193 पे दिया गया है ना एनसीईआरटी में, एक बार देखना, हाँ ये तो 119 पे, सॉरी 119 पे देखो, लो, थोड़ा दूर दूर बना बना के लिखना, स्पेशियस बना थोड़ा सा, वरना स्पेस कम करने के चक्कर में कंफ्यूज कर लोगे अपने आप को, और EG T2G वाला तो कॉन्सेप्ट एकदम नोट कर लेना, अगले ही चैप्टर में टपक पड़ेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो ऐसा ना लगे कि जग सुना सुना लगे, कोई ना लागे अपना, ये तो कुछ दिन पहले तक सुना सुना था, अब सुना सुना है, जल्दी जल्दी लिखो बे, हो गया,
जिसका नहीं हुआ है बाद में लिखना आप। चलो थोड़ा स्पीड तेज, और जगह तो हाथ बहुत तेज तेज चलता है तुम लोगों का, लिखने पढ़ने में नहीं चल पा रहा है। इधर आओ, इधर आओ। 2 मिनट नहीं रुकेंगे अब हम, भाग यहां से। 2 मिनट बोल बोल के एकदम से इतना टाइम ले लिया। डी डी ओवरलैपिंग, ठीक है। डी डी ओवरलैपिंग, सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा डी की मिक्सिंग नहीं पढ़नी आपको। आपको पढ़नी पड़ती है किसकी, कुछ खास तरह के डी की मिक्सिंग, जहां पे दोनों डी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डिफरेंट वाले का आपके सिलेबस में है भी नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें आपसे यहां पे, तो जरा गौर से सुनिएगा। डी डी ओवरलैपिंग जो होती है, इससे हमेशा क्या बनता है, या तो पाई बनेगा या तो आपका डेल्टा बनेगा, ठीक है, पाई या डेल्टा। अब डेल्टा के कुछ स्पेसिफिक केस हैं, वहीं बनता है डेल्टा, हर जगह नहीं बनता है डेल्टा। कुछ स्पेसिफिक केस हैं, जहां 4 4 लोबिक इंटरेक्शन हुआ वहां डेल्टा बनेगा, जहां 2 2 लोबिक इंटरेक्शन हुआ वहां क्या बनेगा, पाई बनेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कहा कि डी एक्स वाई को मैं किससे मिला रहा हूं, डी एक्स वाई से, चूंकि मैंने कहा है दोनों डी सेम होने चाहिए, इसलिए डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ, मान लीजिए मैं कौन सी एक्सेस पे, एक्स, या फिर कौन सी वाई, या फिर कौन सी एक्सेस जेड पे मिलाता हूं, तो देखिएगा जरा गौर से यहां पे होगा क्या। अगर मैं आपसे बात करूं, ये रहा मान लीजिए मेरा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये रहा डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में होना चाहिए, तो यस बिल्कुल है, डी एक्स वाई। दरअसल अगर आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे कितने, अगर हम बात करें कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, 2 2 लोबिक। चूंकि यहां 2 2 लोबिक को इंटरेक्शन होने की वजह से हम इस प्यार को क्या नाम देंगे, कोलैटरल या कोएक्सियल। तो आंसर है कोलैटरल। और कोलैटरल में कितने लोब मिल रहे हैं, 1 2 1 2, कितने लोब मिल रहे हैं, 1 2 1 2, हाँ या ना। तो 2 2 लोबिक इंटरेक्शन की वजह से इसे क्या बोला जाएगा, पाई, क्या बोला जाएगा, पाई। अब बोल रहा है कौन सी एक्सिस पे मिलाओ, वाई एक्सिस पे मिलाओ। वाई एक्सिस पे मिलाने का मतलब ये हो जाता है, ये मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस, ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। अब जरा गौर से यहां पे देखिएगा, ये रहा एक्स वाई। अब इस पे कह रहा है मिलाने को, आप अगेन देखिए यहां पे भी ये कैसी ओवरलैपिंग की बात कर रहा है, कोलैटरल। किसकी बात कर रहा है, कोलैटरल। तो कोलैटरल में क्या बनता है, ऑलवेज पाई। मैंने आपको बोला है कि यहां पे भी पाई बन गया, यहां पे भी पाई। मजा इसमें है डीजेड में। इस डीजेड को समझने के लिए, मैं अच्छे से समझाने के लिए मैं तुमको एक वो लेता हूं। चलो मान लो ना, इस एक्सिस को मैं क्या मान लेता हूं, जेड, क्या मान लेता हूं, जेड। अब इसको कैसे समझाओगे, रुको आसान से समझाते हैं, 1 मिनट। ऐसे सोचना, सुनो, रूम के कमरे में बैठ जाओ, ठीक है। यहां पे मानो ये कौन सी एक्सिस मैंने मान ली, जेड। ऐसे सोचो ये कौन सी एक्सिस है, जेड। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली एक्सिस कौन सी हो गई बताइए जरा, वाई। अरे हो गई या नहीं हो गई। और ये आगे वाली एक्सिस कौन सी हो गई जो आगे की तरफ आ रही है, ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स। और ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई। ठीक है, अब सुनना, एक्स वाई, ये देखो एक्स और वाई के बीच में होगा, यानी कि कैसे होगा, देखो ये समझो, ये वाली दीवार है, ये वाली, अगर दीवार, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जेड, यानी कि कौन सी एक्सिस है, एक वाई है और एक कौन सी है, एक्स। मतलब दीवार पे ये जो लाइन जा रही है कौन सी है, एक्स, और ये वाली लाइन, तो एक्स और वाई के बीच में है। आप इसको अपने हाथ पे भी सोच सकते हैं। ये देखिए ये एक लाइन है ऐसे जा रही है, और ये एक लाइन है ऐसे जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेन निकला हुआ है ये तो क्या हो गया, आप मुझे ये बताइए, जेड। ये कौन सी एक्सिस है, वाई। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स है ये। और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स और वाई। इनके बीच में ही ऑर्बिटल होगा कहीं, हाँ या ना। तो इनके बीच में ही होगा। आप अपने पेन से चाहें तो ऐसे फूल पत्ती बना लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने दीवार पे बनाया, देखिए ढंग से। अब समझ पा रहे हैं, ये दीवार का हिस्सा है, पहला ये रहा लोब, दूसरा ये, समझ रहे हो, एक डंबल, समझ रहे हो, ये रहा। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स। और ये कौन सी एक्सिस हो, वाई। एक्स और वाई के बीच में एक लोब है, एक्स और वाई के बीच में एक लोब है, एक्स और वाई के बीच में एक लोब है,
एक्स और वाई के बीच में एक लोब है, पकड़ लिया इस लोब को, ऐसा ही एक लोब पकड़ लो, मिलाओ इस एक्सिस पे, कितने लोब मिलेंगे? 1 2 3 4। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब मैं ये बात कह रहा हूं, सुनना जरा गौर से, डी एक्स वाई को, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, अब इधर लेते हैं थोड़ा सा, इधर सुनना, इधर ये मान लिया वाई और ये कौन सा मान लिया एक्स और ये कौन सा मान लिया जेड। अब सुनना जरा गौर से, यहां पे भी फूल पत्ती बनेगी, ये एक्स वाई, यहां पे सुनना, ये कौन सा है वाई और ये सामने वाला एक्स, और एक्स और वाई पे है। मान लो इसको हल्का सा मैं घुमा दूं, लेट सपोज, अभी क्या कह रहा है, अभी देखना सुनना, यहीं पे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना। मैंने कहा तुमसे ये क्या है तुम्हारा एक्स और ये क्या है तुम्हारा वाई है, एक्स वाई, ये प्लेन जो है ना, ये वाला प्लेन जो है, ये जो दीवार है इसमें दो ही प्लेन है, कौन सा है? एक्स और कौन सा है? वाई। वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जिसपे तुम इसे मिला रहे हो। यानी कि पहला अगर मैं पॉइंट बोलूं आपसे कि भाई देखो क्या है, एक्स और वाई है, डी एक्स और वाई, डी एक्स और वाई, डी एक्स और वाई, कौन सी एक्सिस पे? एक्स पे। एक्स पे मिलाओगे तो पाई बनेगा, वाई पे मिलाओगे तो पाई बनेगा, लेकिन जेड पे मिलाओगे तो क्या बनेगा आप मुझे बताइए। जेड पे मिलाओगे तो कितने लोब मिल रहे हैं? एक दो, कितने लोब मिल रहे हैं? 4। 1 2 3 4, कितने लोब? 1 2 3 4, चारों लोब जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा। अब सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ जेड एक्सेस पे मिलाया तो क्या बन गया? डेल्टा। मैं इसको हल्का सा टिल्ट करके एक्सियल बना देता हूं, नाम क्या बन जाएगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाम बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको भी मैं घुमा के ले आता हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाम बनेगा या नहीं बनेगा? अगर नाम बनेगा तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से जेड एक्सिस पे मिलाओगे तो अगेन क्या बनेगा? बोलो जल्दी। डेल्टा। क्या बनेगा? डेल्टा। यानी कि मैं इससे यही समझाना चाहता हूं, डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ अगर जेड एक्सिस पे मिला रहे हो तो क्या बन रहा है? डेल्टा। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ मिलाना पड़ गया जेड एक्सिस पे तो भी क्या बनेगा? डेल्टा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी उतने नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं ना। अगर हम बात करें इन दो का डायरेक्ट याद रखना होता है। एनीवे आप थोड़ा सा एक दो और करके बताइए। मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला, मान लीजिए मैंने बोला डी एक्स जेड को किसके साथ ट्रीट करो आप? पी वाई के साथ ट्रीट कर, नहीं नहीं, डी डी एक्स जेड को डी एक्स जेड के साथ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे ट्रीट करो। बनाइए बनाइए बनाइए, एक बार ट्राई मारिए पहले, क्या बनेगा? उस पे मत आस, हाँ ठीक है, लेकिन अभी एक बार ये ड्रॉ करके बनाओ पहले। डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी वाई जेड, एक्स पे, वाई पे और जेड पे। हो गया? डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, इधर देखो, सुनो 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 सुनो, इधर सुन लो। एक्स वाई गिवन था, एक्स और वाई पे क्या बना? पाई पाई, बाकी पे क्या बना? डेल्टा। एक्स और जेड, एक्स और जेड, एक्स और जेड, जेड पे क्या बनने की संभावना है बताओ? पाई पाई, क्या बनेगा? पाई पाई। और इस पे वाई पे क्या बन जाएगा? डेल्टा। यहां पे डी वाई जेड, वाई जेड, वाई और जेड पे क्या बन जाएगा? पाई पाई।
और x पे क्या बन जाएगा, डेल्टा। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ, ये वाला भी पॉइंट एक्चुअल में यहां से बड़ा आसान हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, हल्का सा रोटेट कर देना है आपको। क्या कर देना है, हल्का सा रोटेट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। अभी लिखिएगा इनको, बॉन्ड आइडेंटिटी। अपना जो अगला टॉपिक है डेट इज ओवरलैपिंग के अंदर, डेट इज बॉन्ड आइडेंटिटी। अब हम जैसे अपने बॉन्ड की पहचान करेंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड की पहचान। अब बॉन्ड आइडेंटिटी कैसे की जाती है सुनिएगा पहले। जैसे मैंने आपसे बोला, एक सवाल लिया, मैंने कहा एक बात बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये बॉन्ड की पहचान बताओ मेरे भाई, क्या होगी इस बॉन्ड की पहचान। तो आप कहेंगे कि सर ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या है बोलिए जल्दी, सिग्मा बॉन्ड। मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर ये सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा में कौन सा बॉन्ड है, किससे बना हुआ है, एस एस से सिग्मा बनता है, एस पी से सिग्मा बनता है, पीपी से भी सिग्मा बनता है। आप कह रहे हो सिग्मा है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है। जैसे आधार कार्ड भारत के अंदर आपका जो काम करता है ना, वही काम बॉन्ड आइडेंटिटी करेगा, बॉन्ड की पहचान की किससे मिलके बना है ये। तो यहां पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है, और चूंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एस, और किसके साथ मिक्स हुआ होगा, एस, तो क्या बना, सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग। सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग यानी कि इस बॉन्ड की पहचान क्या है, ये सिग्मा है, किससे मिलके बना हुआ सिग्मा है, एस और एस। अरे भाई आपने क्या बात की, आपने ओवरलैपिंग के अंदर बात की कि नहीं की, कि एस एस या एस पी से केवल सिग्मा बनता है या जीरो बनता है। और आपने कहा पी डी और डी डी से, अभी आपने देखा भी कि पाई जीरो या डेल्टा बनता है, और पीपी से क्या बनता है, सिग्मा और पाई। अब आप कह रहे हो वो सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा है, पीपी से मिलके बना है, एसपी से मिलके बना है, एस एस से मिलके बना है, ये भी तो बताओगे भाई। तो इसलिए वहां पे बताना पड़ा आपको कि ये किससे मिलके बना हुआ है, एस एस से। चलिए दूसरा 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 एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लूं, मैं कहता हूं कि अच्छा एक बात बताइए, एच एफ बॉन्ड के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलेंगे ये मुझे बताइए। सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि सर सिग्मा, ऑब्वियस है, ये क्या यूज करेगा अपना एस, और ये क्या यूज करेंगे पी, सिग्मा एस पी, हाँ या ना। मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए अच्छा एक बात मुझे बताइए, कि ये बताइए मुझे, चलिए एक बात मुझे बताइए एग्जाम्पल के तौर पे, कि एफ और एफ बॉन्ड मैंने ले लिया, अब बताइए ये क्या है, सर सिग्मा है, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। लेकिन ये क्या यूज करेगा अपना, कौन सा, पीपी, कौन सा बोलो जल्दी, पीपी, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो सिग्मा एस एस, सिग्मा एस पी, सिग्मा पीपी। फर्क क्या होता है तीनों में, फर्क ये होता है, देखो तुमको बस इतना अंतर आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब एस कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, एस कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, पी कैसा होता है, डायरेक्शनल, पी कैसा होता है, डायरेक्शनल। यहां दोनों नॉन डायरेक्शनल है, यहां एक नॉन डायरेक्शनल है, और यहां दोनों डायरेक्शनल है। अगर आपको किसी को जोर से मारना है, फुटबॉल फेंक के मारोगे तब चोट लगेगी, या एरो तीर से अगर मारोगे तो ज्यादा चोट। तीर कौन है, पी है या एस है, और फुटबॉल कौन है, एस से मारोगे तो उतनी चोट नहीं लगेगी। तो मजबूती, बॉन्ड की मजबूती, घाव गहरा कौन देगा, पी या एस। तो बॉन्ड की मजबूती किससे डिसाइड करते हैं, किससे डिसाइड करते हैं, किससे, पी से। समझ रहे हो, तो अब जरा गौर से सुनना, ये तो हो गई, तो आगे चल के आपको पता होना चाहिए कि इससे बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। इससे भी सिग्मा बन रहा है, इससे भी सिग्मा, इससे भी सिग्मा। अभी आगे चल के मैं बोलूंगा कि अगर ये सेम पीरियड के हैं तो इसका बॉन्ड ज्यादा सिग्मा मजबूत होगा, इसका थोड़ा कम, और इसका बहुत कम मजबूत होगा। आगे अभी हम बात करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर। एनीवे आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, चौथा सवाल दिया दोस्त, मैंने कहा CH4 ले लो, क्या ले लो बोलो जल्दी, CH4, क्या ले लो, CH4। मैंने कहा कि एक बात बताओ, इसके अंदर भी सिग्मा है, अब इसकी बॉन्ड आइडेंटिटी बताओ। तो तुम क्या बोलोगे, सर कार्बन ने अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज किया है, sp3, कौन सा यूज किया है, sp3। sp3 बोले तो कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करे, हाइब्रिड ऑर्बिटल ना। एंगल उसको कितना चाहिए, 109, 109 चाहिए। तो एक बात मुझे बताओ, कार्बन ने क्या यूज किया अपना, sp3, क्या यूज किया बोलिए जल्दी, sp3। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है या फिर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या यूज करेगा अपना s, क्या यूज करेगा s। यानी कि अगर इस बॉन्ड की आइडेंटिटी पूछी जाए, सर सिग्मा है और किसके बीच में है, sp3s के बीच में है, किसके बीच में, sp3s। चलिए आगे वाला सवाल आप करके मुझे बताएंगे। पांचवा, आप मुझे बताइए कि मान लीजिए मैंने ले लिया CH, H, H, C, यहां पे ले लिया H, यहां पे ले लिया H, और यहां पे ले लिया H, और मैंने बोला बॉन्ड आइडेंटिटी मुझे बताइए यहां पे।
तो आप कहेंगे यहां दो तरह की बॉन्ड आइडेंटिटी दिखेगी आपको सर। पहली दिखेगी कार्बन कार्बन के बीच में, और दूसरी कौन सी दिखेगी? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। जब कार्बन हाइड्रोजन वाले को आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि भाई इनकी अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3 यानी कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा जो है ये किसके बीच में? ये सिग्मा है और किसके बीच में है? sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सिग्मा बताइए किसके किसके बीच में है, आप कहेंगे सिग्मा तो है सर, sp3 है, लेकिन आगे क्या है? s। मैं बोलूंगा sp3s के कितने बॉन्ड है? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, एक बॉन्ड किसका है? तो एक बॉन्ड है आपका sp3 का। एनीवे आगे वाले सवाल पे आते हैं थोड़ा सा, आप बताइएगा। छठवां मैंने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH H। अब बताइए मुझे इसका बॉन्ड आइडेंटिटी क्या होगी? क्या होगा? क्या होगा सर? यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड है और यहां पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है। सुनिए जरा गौर से, यहां पे सिग्मा बॉन्ड है और यहां पे भी। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp2। और इसका भी कितना है? sp2। यानी कि ये सिग्मा किसके बीच में? sp2 और sp2। और इसका क्या यूज होता है? s। तो ये एक सिग्मा, एक नहीं, चार सिग्मा जो है वो क्या है? sp2s। यहां पे sp2s कितना है? बोलो जल्दी। 4। और अगर हम बात करें सिग्मा sp2 कितना है? बोलो जल्दी। 1। कितना है? 1। अब सुनना जरा गौर से, मैं कह रहा हूं कि अब पाई है एक इसके अंदर। क्या है? बोलिए जल्दी। पाई। अब पाई के लिए जरा गौर से सुनिएगा, पाई जब भी बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है या प्योर ऑर्बिटल से? प्योर ऑर्बिटल से। हाइब्रिड में कौन रहता है? सिग्मा या लोन पेयर? क्या? सिग्मा या लोन पेयर? क्या? सिग्मा या लोन पेयर। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि भाई पाई जो होता है वो हमेशा किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल से। किससे बनता है? प्योर ऑर्बिटल से। अब सुनना, प्योर ऑर्बिटल की जब बात करते हैं तो क्या एक बात मुझे बताइए कि मिनिमम पाई कहां से शुरू होता है? पी की ओवरलैपिंग से। अरे हाँ ना बोलो भाई। पी से शुरू होता है, फिर पी में पाया जाता है, फिर किस में पाया जाता है? डी में। कहां कहां पाया जाता है? पी डी यही पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? आप मुझे सोच के बताइए, सेकंड पीरियड का एलिमेंट जो होता है क्या उसके पास डी कभी संभव भी है? यानी पीडी अगर सेकंड पीरियड के बीच में कभी भी पूछ रहा है वो डबल बॉन्ड के बारे में, तो डी पे तो जाना ही नहीं है, तुरंत किस पे स्टक रहना है? पी। अरे भाई ये क्या यूज करेगा? पी। और ये भी क्या यूज करेगा? पी। नाम क्या बनेगा इस बॉन्ड का? पाई बॉन्ड कितना है? 1। क्या नाम है? पी पाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। पी पाई। अच्छा, इसको और एक तरीका सुनिए सुनिए। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए ना कार्बन का? आप निकाल लिए ना? कार्बन के पास कार्बन कौन से पीरियड का है? बस इतना लिखिए। क्या लिखिए? कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। कौन से पीरियड का है? सेकेंड। सेकेंड पीरियड में क्या होता है ये मुझे बताइए? 2s होता है और क्या होता है? 2p होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अच्छा, s के अंदर कितना ऑर्बिटल? 1 होता है। p के अंदर कितना होता है? 3 होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि लेट सपोज उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए कितने का यूज कर लिया? बोलिए जल्दी। कितने का यूज कर लिया? 2p का। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अभी उसके पास क्या बचा रह गया इस टाइम पे? p। तो अगर p बचा रह गया यानी कि वो क्या करेगा? प्योर ऑर्बिटल कितना बचा? 2 हाइब्रिड बन गए कि नहीं बन गए? सिग्मा उसको बनाना था, एक सिग्मा ये बनाना था, लेट सपोज एक सिग्मा ये बनाना था और एक सिग्मा ये बनाना था। इसने sp2 अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग कर लिया। एक sp2 से अपना क्या बना लिया? एक सिग्मा। एक sp2 से दूसरा, एक sp2 से तीसरा। बचा क्या रह गया इसके पास प्योर ऑर्बिटल के नाम पे? पी। और इसके पास भी क्या बचा रहेगा? पी। तो पी पाई। हाइब्रिडाइजेशन या पीरियड पहचानना सीखो। पीरियड पहचान के आप देखो, बस देखो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, इसका मतलब इतने हाइब्रिड ऑर्बिटल जा चुके हैं। अब जो ऑर्बिटल बचा है उसी से तो बनाएगा पाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं। मान लीजिए जैसे सवाल ये है, मान लीजिए सवाल ये वाला आ गया। सवाल ये है कि हमने ले लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या ले लिया? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और ये क्या ले लिया? H। और ये क्या ले लिया? H। अब सुनिएगा जरा गौर से, सिग्मा के बारे में आप तो मुंह से ही बता दीजिए ऐसे ही। क्या होगा? सिग्मा सिग्मा sp सिग्मा बना। बोलो हाँ है ना? अच्छा, यहां पे जो बॉन्ड बना ये क्या बना? sps सिग्मा बना। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को यहां पे। अब बाकी बात क्या कह रहा हूं,
पाई है। तो देखिए ये क्या है, कार्बन कौन से पीरियड का, सेकेंड। क्या होगा इसके पास 2s या क्या होगा 2p। s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर कितने ऑर्बिटल, 3। अब हाइब्रिड आपने कितना यूज कर लिया बताइए जरा, हाइब्रिड कितने से बन गया, 2 से। अरे हाँ ना बच्चों बोलो। अब बचा कितना, 2 प्योर p ऑर्बिटल। क्या बचा बोलिए जल्दी, 2 प्योर p ऑर्बिटल। तो एक से क्या बन गया, p पाई, और दूसरा पाई भी किससे बन गया, p पाई। दो पाई थे, दोनों किससे बने हैं, p पाई और p पाई। पक्की बात है। तो बस इसके बाद से आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इधर ही नोट, इधर ही, नहीं हॉस पॉज हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पेज। मान लो मैंने सवाल ले लिया, क्वेश्चन मेरा ये है, CO2 ले लिया। क्या ले लिया बोलो जल्दी, CO2। ठीक है, ये 8वें नंबर का सवाल है। देखो यहां पे जरा गौर से सुनना, कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकेंड। क्या होगा इसके पास, S P P P होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अब जरा गौर से सुनो, इसने हाइब्रिडाइजेशन कितना आ रहा है इसका, sp आ रहा है, sp आ रहा है या sp2 आ रहा है, sp। तो यानी कि इसने कितने ऑर्बिटल यूज कर लिए, 2। बचे इसके पास कितने, 2। तो एक p इसको देगा, एक p इसको देगा। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, सेकेंड। डी के बारे में सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर नहीं है तो यहां पे ये क्या बनेगा, 2 पाई है और दोनों के दोनों कैसे हैं बोलिए जल्दी, p पाई कैसे हैं, p पाई। अगर मैं बोलूं यहां पे 2 सिग्मा भी हैं सर, तो आप क्या बोलेंगे, कौन से वाले सिग्मा है, आप मुझे ये बताइए कौन से हैं। इसने अपना क्या यूज किया है, sp, और हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज किया, और उसने क्या यूज किया है, sp3। अरे उसका भी तो निकलेगा अंकल, सेंट्रल एटम का थोड़ी निकलता है, समझ रहे हो। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अगर मान लो मैंने तुमसे ले लिया S ट्रिपल बॉन्ड O, सुनना जरा गौर से, ट्रिपल बॉन्ड O SO3 ले लिया। इसका मतलब क्या है भाई, देखो सल्फर कौन से पीरियड का है, थर्ड में इसके पास क्या होगा, 1s, और क्या होगा 3p, और क्या होगा 5d। क्या होगा बोलो जल्दी, 5d। ठीक है 5d होगा, एक मिनट, 5d होगा। अब देखो जरा गौर से, कितने सिग्मा बना रखे हैं, 1 2 3, लोन पेयर कितना है, 0। तो 3 सिग्मा बनाने के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलो sp2 भाई ने खर्च कर दिया, लेट सपोज बचा क्या भाई के पास, p। एक पाई बॉन्ड ये किससे बना लेगा बोलो जल्दी, एक पाई ये नो डाउट किससे बना लेगा, p पाई। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, सेकेंड। डी नाम की कोई शक उठना ही नहीं चाहिए तो आपके मन में, तो ये तो p पाई होगा, p पाई। बचा 2 पाई। अब सुनना जरा गौर से, 2 पाई सुनना, ये जो अगला पाई है ये वाला पाई, अब इसके लिए क्या खत्म हो चुका है, p खत्म हो गया। अरे हो गया या नहीं हो गया, अरे s का क्या खत्म हो चुका है, p तो खत्म हो चुका ना भाई। अरे s का p तो खत्म हो गया ये पाई बनाने में। अब इसको अगर पाई बनाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, डी। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहां पे क्या बनेगा, ये यहां पे बनेगा डी पाई। लेकिन ऑक्सीजन अभी भी क्या यूज करेगा, पी पाई। क्या वर्ड यूज करेगा, पी पाई। अच्छा एक और, अब चलो डी भी खत्म हो गया सल्फर का, एक और पाई बनाना है भाई को। तो क्या अगेन ये किससे बनेगा बोलो जल्दी, ये भी क्या है, ये पाई है कि नहीं है, हाँ है। सल्फर को क्या यूज करना पड़ेगा, डी पाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऑक्सीजन कौन से पीरियड का, सेकेंड। डी नाम की कोई चीज ही नहीं है तो क्या बनेगा, पी पाई। ठीक है चलिए आइए एक और सवाल करके मुझे बताइए। यहां पे मैंने आपसे लिया कि मान लो SO2 ले लो, क्या ले लो, SO2। ये डबल बॉन्ड O है और ये डबल बॉन्ड O है। इसमें मुझे बताओ कि इसका बॉन्ड आइडेंटिटी क्या है, बताओ क्या चीज, क्या होगा इसका, देखो इसका सुनो, यहां पे सल्फर कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। सुनिएगा जरा गौर से, थर्ड पीरियड का है तो क्या क्या होगा इसके पास, 1s 2p 3p 4d हो गया, 5d हो गया। ठीक है ये देखो, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कितना है, दो यहां पे देखो, एक तो ये सिग्मा नजर आ रहा है और एक ये सिग्मा नजर आ रहा है। तो सिग्मा और सिग्मा यहां पे एक और एक कितने हो गए, 2। लोन पेयर कितना हो गया, 1 2 1 कितना हो गया, 3। नंबर कितना है, 3, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 3। 3 में निपटा दो किसको, 1s और 2p, लाइन से ही निपटाओ। अब भाई साहब को क्या बनाना है बोलो जल्दी। देखो इन्होंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और लोन पेयर रखने के लिए, क्या बोला मैंने बोलो जल्दी, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए या लोन पेयर रखने के लिए भाई ने किसका उपयोग किया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल।
बच्चा के क्या, इसके पास 2 पाई बचे, तो अब पाई के लिए अब इसको क्या यूज करना पड़ेगा, बोलिए जल्दी, आगे के बचे हुए ऑर्बिटल। तो जैसे यहां पे देखिए, एक के लिए क्या यूज करेगा, पी, तो एक जगह क्या बनेगा, पी पाई। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, सेकेंड, डी नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो नाम क्या बन गया, पी पाई, पी पाई। अच्छा इधर देखो, ये क्या है, बोलो जल्दी, पाई। अब यहां पे जरा गौर से देखना, पी तो अपना खत्म हो गया, बचा क्या, अगला पाई अगर बनाना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, डी पाई। ऑक्सीजन के पास पी पाई, हाँ या ना, ये क्लियर है या नहीं। चलिए आप एक काम करिए, बॉन्ड आइडेंटिटी थोड़ा सा बताइए अब इसके अंदर। 11वें नंबर पे आएगा, एक्स ई डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे ले लो एफ, और यहां पे एफ, और ये ले लो लोन पेयर। बताइए तो थोड़ा। डी पाई, आइए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सुनिए। जेनॉन ऑब्वियस है, थर्ड पीरियड के नीचे आ रहा है, मतलब इसके पास 1s 3p और 5d की अभी हम बात मान लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5वां लोन पेयर, कितना हो गया, sp3d। डी तक तो, यहां तक तो ये निपटा चुका है भाई ऑलरेडी, तो ऑब्वियस है अब कितने, जितने भी पाई होंगे वो किससे बनेंगे बताइए जरा। तो यहां पे किससे बने हैं, डी पाई, ऑक्सीजन कौन से पीरियड का, सेकेंड, पी पाई। नीचे वाला भी क्या हो गया, डी पाई, पी पाई। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि जनरली जेनॉन वाले कंपाउंड से रिलेटेड जब भी पूछेगा, एक बात के लिए अश्योर रहिए, मैक्सिमम केसेस में आपको डी पाई पी पाई ही देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, अब आइए इस सवाल के अंदर। ये सवाल हालांकि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं एक बार फिर वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्यों, अब शायद आप इस बात की गहराई बढ़िया से समझेंगे। सर मैंने आपसे कहा था कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं लाइक PS3 एंड H2S है, नींद वाले भैया, ओ चाचा, ओ अंकल, जागो, चली गई हूं, आओ इधर आओ, अब कहां चली गई, मैं चली, आओ इधर आओ। इधर सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि जब तुमने वहां पे जब ड्रैगो को पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो ड्रैगो ने क्या कहा था सर, कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल एटम ऑलमोस्ट क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज। अब इसी पे एनसीईआरटी क्लास 12th पी ब्लॉक के अंदर एक सवाल दिया गया कि लेविस बेसिस में तगड़ा कौन होगा। अब लेविस बेस को समझाने के अलग अलग क्राइटेरिया माने जाते हैं, लेकिन मैं आपको बस एक प्यारा सा सवाल पूछता हूं कि भाई एक बात बताओ, क्या ये हाइब्रिडाइज हुआ या नहीं हुआ, हुआ, यानी कि एक बात मुझे बताइए, हाइब्रिडाइज हुआ तो नाइट्रोजन कहां प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अरे हाँ ना बोलिए भाई, यहां प्रेजेंट है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या नहीं है, ये मुझे बताइए। लेकिन जब अगर हम बात करें PS3 के अंदर, क्या किसी भी तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अच्छा, बेंट का कंसेप्ट आपसे क्या कहता है, लोन पेयर ट्राई टू सिंक विथ न्यूक्लियस और डोंट वांट टू सिंक विथ न्यूक्लियस, and to get sync with nucleus it needs s orbital or p orbital because it is more closer to nucleus। मानते हो ये बात। तो क्या ये यहां पे बताओ, ये लोन पेयर, क्या यहां सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज है या नहीं है, तो उसके पास कितने ऑर्बिटल यूज करने, एस और पी। लोन पेयर को बेंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो कहां रखना चाहेगा, एस में। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां 100% एस कैरेक्टर है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो बेंट तो यही कहता है लोन पेयर तो एस में रहना चाहता है, 100% एस कैरेक्टर होगा। एस इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। और अगर मैं बात करूं sp3 के अंदर, sp3 के अंदर क्या 100% एस कैरेक्टर है, बस मुझे ये बताइए कितने परसेंट एस कैरेक्टर,
75% क्या है, यानी वो डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। अब जो डायरेक्शनल होगा वो बेहतरीन तरीके से देगा, या जो नॉन डायरेक्शनल है वो बेहतरीन तरीके। लेविस बेस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। कौन दे पाएगा इजिली, NH3 या PS3। बेहतर लेविस बेस NH3 इसीलिए माना गया है। एक दो सवाल है घर पे करते रहिएगा। सवाल क्या क्या है मैं इधर लिख देता हूं। 13 H2SO4 के अंदर H2SO4 स्ट्रक्चर तो बना लेंगे ना, मतलब उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, नहीं मतलब उम्मीद की जा सकती है आपसे, ठीक है। XeOF4 के अंदर, और एक और सवाल ले जाइए SClO2 के अंदर, ठीक है, SClO2 के अंदर, इनके अंदर चेक करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा नया नया टॉपिक आएगा वो आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन उससे पहले तुम ये थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट कर लो, अभी भरपूर टाइम है आज। अब पढ़ाना ही है भाई, सीधा पूरा रुकना ही नहीं है। सितंबर अक्टूबर 2 महीना तो एकदम नॉन स्टॉप लगे रहना है, तभी टाइमली हो पाएगा। देखो अब तक मजा तुम भी मार लिए, दिवाली तक जाते जाते बहुत, तुम छठ के बाद कुछ ज्यादा ही मजा मारोगे, उससे पहले हम निपट के निकल जाए यहाँ से। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो हम डीडी नहीं पूछे, रेयर है कि डीडी के तक वो पहुंचे। डीडी से सब लोग डरते हैं ना। क्या करना है, रुको पहले, अभी रुक जाओ, वेट करो। ये डायग्राम लेंदी है, घर पे भी बना सकते हो, आपके पास वो तो चला ही जाएगा। डायग्राम के लिए जगह छोड़ भी लो, अब बस डायरेक्ट मेन मेन पॉइंट नोट कर लो। डायग्राम घर पे बैठ के इत्मीनान से बनाना अपना नोट सुंदर सुंदर। चले, dx² - y², ये ना, हाँ। चलिए नोट हुआ। बॉन्ड आइडेंटिटी हेडिंग लगाइए, नई पेज पे लगा लो भाई। बॉन्ड आइडेंटिटी हेडिंग लगाइए सारे लोग। बॉन्ड आइडेंटिटी का मतलब होता है, लिखो हिंदी में, बॉन्ड आइडेंटिटी का मतलब होता है, बॉन्ड आइडेंटिटी का मतलब होता है बॉन्ड की पहचान। बॉन्ड आइडेंटिटी का मतलब होता है बॉन्ड की पहचान। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सिग्मा तीनों से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सिग्मा तीनों से बनता है, सिग्मा तीनों से बनता है। बॉन्ड आइडेंटिटी मतलब बॉन्ड की पहचान। फॉर एग्जाम्पल, सिग्मा तीनों से बनता है, सिग्मा तीनों से बनता है। तो क्या लिखोगे, एस एस कॉमा एस पी कॉमा पीपी लिख लो, एस एस कॉमा पीपी, सॉरी एस पी कॉमा पीपी। और पाई
दोनों से बनता है, सॉरी, और पाई तीनों से बनता है, और पाई भी तीनों से बनता है, और पाई भी तीनों से बनता है। सिग्मा तीनों से बनता है, एस एस, एस पी, पी पी, और पाई भी तीनों से बनता है, पाई भी तीनों से बनता है, पी पी, पी डी, डी डी। ठीक है, सिग्मा भी तीनों से बनता है, एस एस, एस पी, पी पी, और पाई भी तीनों से बनता है, पी पी, पी डी और डी डी। बॉन्ड आइडेंटिटी का मतलब होता है बॉन्ड की पहचान। फॉर एग्जाम्पल, सिग्मा एस एस से भी बनता है, एस पी से भी बनता है, पीपी से भी बनता है, पाई पीपी से भी बनता है, पीडी से भी बनता है, डी डी से भी बनता है। अब किससे बना है, यही पहचानना ही बॉन्ड आइडेंटिटी है। लिख लो, अब ये भी बात लिख लो। अब किससे बना है, अब किससे बना है, यही पहचानना ही बॉन्ड आइडेंटिटी है। अब किससे बना है, अब बॉन्ड किससे बना है, यही पहचानना ही बॉन्ड आइडेंटिटी 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 है। चलिए, ये सब सवाल आपके लिखे हुए हैं, आप आराम से लिखते रहिएगा। अभी हम आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। किस पे आते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देख लीजिए कितना आपको पेज लगेगा इसको लिखने के लिए। बॉन्ड आइडेंटिटी, ये देखिए 7 सवाल और एक पेज ये है। कितना लगेगा, मतलब जो भी लगेगा निर्धारित कर लिया। फिर से दिखा दे रहा हूं, बॉन्ड आइडेंटिटी है, पीछे से देखना है तो ये देखो, इसमें डायग्राम वाले ये तो लिखा ही था तुमने, ये डायग्राम वाला मैंने छोड़ने के लिए बोला था। इसके बाद ये सवाल लिखने के लिए और ये सवाल लिखने के लिए कितना टाइम, मतलब कितना स्पेस लग जाएगा, आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आगे चलें। अब हम आते हैं किसके ऊपर, तीसरा पड़ाव अपना ओवरलैपिंग से जो हम सीखेंगे, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड की मजबूती। बॉन्ड स्ट्रेंथ को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, उनके लिए याद रखिएगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, यानी कि बॉन्ड की मजबूती का जो ऑर्डर होता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होता है। नीट का पहला फ्रेम यहीं पे बनेगा तुम्हारा। अगर मैं तुमसे बात करूं, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, और वो कौन से होंगे, जो जितने भी नीचे लिखे जाएंगे उन्हीं को पढ़ना है आपको बार बार। जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का, उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का आता है। क्या बोला, वही थर्मल स्टेबिलिटी का आता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, भाई साहब को और भाई साहब को और भाई साहब को, 3 लोगों को पकड़ लिया गर्म तवे पे, समझ रहे हो, उसके बाद बिठाया, भाई साहब 5 मिनट बैठे रहे, बगल वाले भाई साहब 10 मिनट, उनके बगल वाले कितने मिनट बैठे रहे, 30 मिनट। यानी कि आप समझने की कोशिश करिए, हीट सहने की क्षमता सबसे कम इन भाई साहब की थी, उसके बाद थोड़ी ज्यादा उन भाई साहब की थी, और बहुत ज्यादा तीसरे वाले भाई साहब की थी। यानी कि अगर हम बात करें, हीट एनर्जी है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अब सिंपल सा इनसे, इनका जो तवा के साथ बॉन्ड बना 5 मिनट में टूट गया, आपका नहीं, आपके वाले का जो तवा के साथ बॉन्ड बना 5 मिनट में धराशायी हो गया, भाई साहब का 10 मिनट में, और भाई साहब का आधा घंटा। यानी उन भाई साहब की हीट एनर्जी को सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है, एनर्जी अच्छी खासी सहने की क्षमता है, तो बॉन्ड इजिली नहीं टूटेगा, बहुत गहरी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, 30-30 मिनट लोग बैठते हैं रोज। मैं भाई साहब इन द सेंस उन्हीं को नहीं कह रहा हूं मैं, वो कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, अगर वो अपने आप को पुरुष मानता है तो। एनीवे, अगर हम बात करें यहां पे, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, उनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, वही थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है।
थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, का ऑर्डर होता है। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सुनना जरा गौर से, ये एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एक जनरल बात है। अब जनरल बात के बाद सुनिए, आपको दो मुद्दों पे ध्यान देना है। पहला मुद्दा किस पे ध्यान देना है? साइज। एक तो साइज का एनालिसिस करना है और एक करना है आपको डायरेक्शनल एनालिसिस। कहां करना, क्या करना है बोलिए जल्दी? डायरेक्शनल एनालिसिस। एक करना है साइज का एनालिसिस और एक करना है डायरेक्शनल एनालिसिस। सुनिए जरा गौर से, डायरेक्शनल एनालिसिस किसका किया जाए? तो सिग्मा बॉन्ड है एक तो आपके सामने, और एक कौन सा है? पाई बॉन्ड। सुनिएगा जरा गौर से, मैं आपको एक शब्दों के अंदर बताता हूं। मान लीजिए एक एच एच बॉन्ड है, मान लीजिए एक एफ एफ बॉन्ड है, मान लीजिए एक सीएल सीएल बॉन्ड है, मान लीजिए एक बीआर बीआर बॉन्ड है, मान लीजिए एक आई आई बॉन्ड है। नो डाउट फ्लोरीन नींबू 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 के बीच में अगर हम बात करें तो साइज बड़ी छोटी है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस काफी कम होगा। लेकिन अगर हम बात करें संतरा, उससे और नीचे गए आप किस पे? तरबूज। मामला तो तब खराब होगा जब आ जाएगा कोहड़ा। समझ रहे हो मेरी बात को? आयोडीन, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस काफी बढ़ चुकी होगी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बढ़ने के कारण दरअसल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अब न्यूक्लियस से काफी दूर जा चुकी है। न्यूक्लियस उस पर उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा, बॉन्ड की मजबूती घट जाएगी। सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं कि बॉन्ड की मजबूती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो किसके होगी? बॉन्ड एनर्जी के, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत है। और दूसरी बात, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज, या फिर पीरियड नंबर। क्या बोलो बोलो? पीरियड नंबर। जिससे आपको समझ में आता है देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पीरियड नंबर या साइज, तीनों बातें हैं। अगर मान लीजिए जैसे अगर हमने कहा कि यहां पे मैंने ले लिया 2s 2s, अब यहां पे मैंने ले लिया 3s 3s, आगे मैंने ले लिया 4s 4s। आपको पता है आगे लिखा हुआ नंबर किसकी इंफॉर्मेशन देता है? तो यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बताएगा, यही तुम्हारा पीरियड नंबर भी बताएगा, यही तुम्हारा क्या बताएगा? शेल नंबर भी बताएगा। और शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल के बारे में कौन देता है? एजीम्यूथल। मैग्नेटिक किसके बारे में इंफॉर्मेशन? अरे भाई, क्वांटम नंबर होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। पहला प्रिंसिपल, पहला कौन सा है? दूसरा है, तीसरा कौन सा है? मैग्नेटिक, चौथा कौन सा है? स्पिन। प्रिंसिपल शेल की, एजीम्यूथल सब शेल की, मैग्नेटिक किसके बारे में? ऑर्बिटल। और स्पिन किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव स्क्वायर? स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की मदद से ऑब्टेन नहीं किया गया है। तो इसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलिए, पीरियड नंबर बोलिए, या फिर शेल नंबर। पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला बोलना, NH से शुरुआत, NP पे समाप्त, N-1D, N-2F। अच्छा, S की कहां से शुरुआत होती है? पहले शेल। P की कहां से होती है? तीसरे या दूसरे? D की? F की? अच्छा, लेंथेनॉइड सीरीज कौन सी है बताना जरा, कौन सी सीरीज है? 4f और 5 है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के हैं? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? लेंथेनॉइड, एक्टेनॉइड, ट्रांजिशन। मैग्नीट्यूड वाइज सबसे ग्रेटर कौन होगा? देन कौन होगा? देन कौन होगा? अब जैसे यहाँ 2s 2s है, 3s 3s है, 4s 4s है, ss ss ss। अब बताओ यहाँ पे साइज क्या है? छोटी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? कम। यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा? तगड़ा। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो साइज पे डिपेंड करेगा। 3s 3s 2 4s 4s। अब जैसे एक और सवाल पूछता हूं, इससे इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। ये दूसरा वाला सवाल जो है इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। 2p पाई मैंने मान लो ले लिया, लेट सपोज दैट। और मैंने क्या ले लिया? ये तो सिग्मा के लिए हो गया, ये सब सिग्मा बनाएंगे, ठीक है। मैंने क्या? 2p पाई, और मैंने ले लिया 3p पाई। अब आप मुझे बताइए कौन सबसे तगड़ा बॉन्ड बनाएगा इन दोनों में? कौन तगड़ा बनाएगा? साइज किसकी छोटी है? देखो तुमको कुछ नहीं, तुमको पहला नंबर, मैंने क्या बोला? तुमको पीरियड नंबर समझ में आता है, तुम पीरियड नंबर बोलो। तुमको साइज समझ में आता है, तुम साइज बोलो। तुमको क्वांटम नंबर समझ आता है, तुम क्वांटम नंबर। 2 2 3 3। अब आप मुझे बताइए पीरियड नंबर कौन सा बता रहे हैं भाई साहब? 2। और ये कौन सा बता रहे हैं? 3। शेल नंबर कौन सा बता रहे हैं? 2। ये कौन सा बना रहे हैं? 3।
किसका बॉन्ड मजबूत होगा? 2p pi. In fact, 3p pi have almost negligible existence. क्या बोलो बोलो? Has almost negligible existence. Has almost negligible existence. अरे भाई, अगर आपको नहीं लगता है तो आपको मैं बता सकता हूं, अभी बहुत सारे एग्जांपल. O2 बनता है, S2 नहीं बनता रूम टेम्परेचर पे. N2 बनता है, P2 नहीं बनता है. तो P2 कैसे बनता है? P4 बन के बनता है. S2 कैसे रहता है? फिर तो S8 बन के रहता है. जरूरत पड़ने पे कभी कभी S6 भी बन जाता है. लेकिन आप कहते हैं S2 नहीं बनता है, तो B2O2 और S2 को जाके, बॉस को B2O2 और S2 को जाके MOT में पैरामैग्नेटिक कैसे बोल दीजिएगा बताइए? तो हम ये नहीं कह रहे हैं S2 नहीं बनता है. S2 रूम टेम्परेचर पे नहीं बनता है. एनसीईआरटी ढंग से पढ़िएगा, लिखा गया है एट द एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करता है. आप समझिए, जब आप किसी एसिड के फॉर्म में है, वो S8 के फॉर्म में, आप उसको हीट दोगे तो फ्रेगमेंट्स में टूटेगा. और वहां पे ऐसा पाया गया है कि S2, वो भी किस फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में. जब एसिड को पकड़ के हीट किया गया तो वहां पे S2 का वेपर देखने को मिला. एनसीईआरटी ने क्लियरली पी ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है कि S2 देखने को मिलता है, लेकिन कहां मिलता है? एट द एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन. ये एग्जैक्ट लाइन है. एनीवे, अगर हम बात करते हैं हैज ऑलमोस्ट नेग्लेक्सिबल एग्जिस्टेंस, अभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. अब आ जाते हैं कि चलिए सर ये बात समझ में आ गई. अब आता है डायरेक्शनल एनालिसिस. डायरेक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या है? देख भाई, एक बॉन्ड बनेगा तेरा, मान ले सिग्मा जो है, मान ले सिग्मा एन, मैं मान के क्या चल रहा हूं, एन सेम है. एन क्या है बोल बेटा? सेम. एन डिफरेंट नहीं है. एन डिफरेंट वाला केस पहले बता दिया कि अगर नंबर वेरी करेगा, यानी कि क्या हो गया आपका, पहले ही यहां पे क्या हो गया कि यहां पे नंबर अगर वेरी करेगा तो जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा, जिसका पीरियड नंबर ज्यादा होगा, या जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा, वो उसके लिए बॉन्ड क्या होगा? उतना ही कमजोर. लेकिन अगर मान लीजिए एन सेम हो गया सर, मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहते हैं हमारा सिग्मा बन रहा है, अब सिग्मा तो एस एस से भी बन सकता है, सिग्मा तो आपका किससे बन सकता है? पी पी से भी बन सकता है, और सिग्मा तो आपका किससे बन सकता है? पी एस से भी बन सकता है. अब बताइए इन तीनों में किसका सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो आंसर क्या है? पी पी का सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा पी एस से. क्यों सर, ऐसा क्यों? डायरेक्शनल डायरेक्शनल, एरो एरो, घाव गहरा, हाँ या ना? एरो फुटबॉल, घाव थोड़ा कम. फुटबॉल फुटबॉल, पता नहीं कौन सा कोलिजन होके वापस चले जाएंगे. अरे हाँ ना यार, थे ओहो क्या करने लगते हो बे. इधर देखो, पी पी डायरेक्शनल डायरेक्शनल, पी एस डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, एस एस नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल. सबसे अच्छा मजबूत कौन होगा? पीपी. मैं फिर से बोल दे रहा हूं, डायरेक्शनल है. ये कैसा है बोलो जल्दी? डायरेक्शनल. डायरेक्शनल. ये कैसा बॉन्ड है? डायरेक्शनल. और ये कैसा है बोलो जल्दी? नॉन डायरेक्शनल. ठीक है, बीच वाला कैसा है? डायरेक्शनल विथ नॉन डायरेक्शनल. अभी मत कह देना सर वो भी लिखो, नहीं लिखूंगा मैं. इधर देखो, यहां पे जरा गौर से देखो. अब अगला पाई जो बनता है वो किससे बनेगा? पाई. सर पी पाई भी बन सकता है, पी पाई डी पाई भी बन सकता है, और डी पाई भी बन सकता है. फर्क क्या है बेटा? बचपन में बुढ़वे लोग जो थे वो कहते थे, बुजुर्ग लोग जो थे, मतलब दादा उदाजी लोग, परदादा और दादा, देखे होगे तो, कि जो आम का पेड़ जितना झुक के रहता है, मतलब समझ जाना उस पर उतना ज्यादा फल लदा हुआ है. हाँ या ना? बोलते थे ना. यही यहाँ पे भी होता है. अहंकार ले डूबता है इनको. कैसे ले डूबता है? देखिए, ये भाई साहब कहते हैं हम खड़े रहेंगे, ये कहते हैं हम भी खड़े रहेंगे. अब ये है न्यूक्लियस. नोड वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है. अब मिनिमम कहां होती है? एटम के अंदर, सेंटर में ना, न्यूक्लियस में ना. मान लो ये न्यूक्लियस हमने मान लिया, इसमें कौन दौड़ता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब ई पकड़ के इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सुनिएगा, ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तब भी तो बॉन्ड बनेगा भाई. अगर नहीं खींचेंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्ड कहां से बन जाएगा? बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या बॉन्ड बन पाएगा? क्या कभी नहीं बन पाएगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब सुनिएगा जरा गौर से, ये दोनों के दोनों एकदम एकदम अकड़ के खड़े हैं. इधर आओगे तो, इधर आओगे तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है. मामला क्या दिखता है कि एक भाई साहब एकदम खड़े हुए हैं, कौन? पी. और डी भाई साहब की अगर आप बात करेंगे तो थोड़े से ये कैसे होते हैं? झुक के मिलते हैं. समझ रहा हूं मेरी बात को? झुक के मिलते हैं. तो अब आप मुझे सोच के बताइएगा, इनका भी ये क्या है? ऐसे समझिए, ये न्यूक्लियस है और ये भी क्या है? न्यूक्लियस है भैया. अब सुनना जरा गौर से, ये न्यूक्लियस तो उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खींच पाएगा,
लेकिन ये मोर टिल्टेड होने की वजह से झुका हुआ है, झुका हुआ है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर पाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्या है बोलिए जल्दी, मोर टिल्ट, ये टिल्टेड है, अभी मोर टिल्टेड कहां है, टिल्टेड है ये सिर्फ, समझ, थोड़ा झुका हुआ है, झुका हुआ है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा लगा पाएगा, सिमेट्रिकल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे ये जो डी डी है, अब डी डी में क्या है कि भाई साहब ई भी झुका हुआ है, ई भी झुका हुआ है, समझ रहे हो, दोनों झुके हुए हैं। और जब दो विनम्र लोग मिलेंगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा, वहां मोहब्बत बढ़ेगी भाई, समझ रहे हो? यस सर, कितना तेज से बोला है, देखो यहाँ पे। तो भैया जी देखिए यहाँ पे ये क्या है, मोर टिल्टेड है, क्या है बोलिए जल्दी, मोर टिल्टेड। अब मोर टिल्टेड होने की वजह से न्यूक्लियस जो है अच्छा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, और अच्छे अट्रैक्शन की वजह से डी पाई सबसे स्ट्रॉन्ग पाई बनाता है, और उसके बाद पी पाई डी पाई, और फिर बनाता है पी पाई पी पाई। तो ये क्या होता है, मोर टिल्टेड। एक और मेरी बात याद रखेंगे, लास्ट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के अंदर लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से, कितनी बातें, तीन बातों पे ही टोटल आपका सवाल बनेगा, साइज, डायरेक्शनल एनालिसिस एंड लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होता है, सेकेंड पीरियड के अंदर कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा। तो मैंने क्या बोला, ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, क्या बोला मैंने, बोलिए जल्दी, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, second period element will show exceptional behavior in bond strength। क्या बोला मैंने, second period element will show exceptional behavior due to presence of lone pair। पहली चीज, एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन से पीरियड का एलिमेंट दिखाएगा, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट विल शो एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, क्या बोला बोलो जल्दी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट विल शो एक्सेप्शनल बिहेवियर, जब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ आप करें मेरे भाई, आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट छपे होने चाहिए, ये 3 पॉइंट एकदम हमेशा से, अगर ये छपे हुए हैं तो आपका सवाल नहीं गलत होगा, अगर नहीं छपा हुआ है तो सवाल गलत, तो क्या फिर सवाल सही होने की कौन सी गुंजाइश लेके चलोगे? टॉपिक अवे नहीं क्लियर है तो सवाल कहां से सही होगा, समझ रहे हो? तो पहला क्या, साइज, दूसरा क्या, डायरेक्शनल एनालिसिस, सिग्मा और पाई, बहुत क्लियर रहो, और तीसरा क्या याद रखोगे, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट विल शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, एक्सेप्शनल बिहेवियर। अब इस बात का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा सवाल के जरिए बताता हूं, ये सब तो हम डिस्कस करते रहेंगे अभी, पाई वाई का और सिग्मा विग्मा का। साइज का जैसे मैंने आपको 1-2 पॉइंट बताया, वैसे मैं इसकी बात बता देना चाहता हूं थोड़ा फ्रेश, वरना तो बाद में निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग से। मान लो जैसे मैंने तुमसे बोला, सवाल मेरा क्या है, देख बेटा, मेरा पहला सवाल है कि मैंने ले लिया F2 और मैंने ले लिया Cl2, मैंने तुझसे पूछा कि बता बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो यहां पे जरा गौर से देखना है, यहाँ पे ये F है और ये F है, एक तो साइज क्या है बेचारे की, छोटी है, अरे साइज छोटी है, और क्या है पास में, बोलिए जल्दी, लोन पेयर, क्या है बोलिए जल्दी, लोन पेयर, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन, कितने लोन पेयर हैं, 3। अब 3 लोन पेयर, इसके लिए संभालना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 3 लोन पेयर संभालना जब मुश्किल हो जाता है तो इनके बीच में क्या होता है, टन टनाटन, समझ रहे हो, रिपल्शन ज्यादा लगता है। रिपल्शन ज्यादा लगने की वजह से बॉन्ड की जो मजबूती है उस पर काफी फर्क पड़ता है, और बॉन्ड की मजबूती क्या कर जाती है, घट जाती है। वहीं अगर आप बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या है, थोड़ा बड़ा साइज एटम है, तो लोन पेयर क्या होता है इसके में अंदर, यहां पे अगर हम बात करें, धक्का मुक्की यहां ज्यादा नहीं हो पाती है, समझ रहे हो मेरी बात को, धक्का मुक्की ज्यादा नहीं हो पाती है, साइज बड़ा है तो धक्का मुक्की ज्यादा नहीं हो पाएगी। अरे हाँ ना बोलो भाई, मान लो एरिया बड़ा है तो वहां पे आप ऐसे सोचो कि एरिया अगर बड़ा है, रोड अगर चौड़ी है तो भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी या कम इकट्ठा होगी, और रोड अगर पतली है तो साइज अगर छोटा है, लोन पेयर 3 को है, भीड़ उतना ही है, और यहाँ पे एक साइज बड़ा है लेकिन लोन पेयर की भीड़ क्या हो चुकी है, फैल गई है अब। अरे हाँ ना बोलो, पीछे वाले कुछ और सोच रहे हैं, इधर मत सोचो भाई, समझ रहे हो? यहां पे देखो साइज क्या है, बोलो भाई, ज्यादा, साइज ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन क्या लगेगा, बोल बेटा, कम। अरे दूर दूर चला गया ना तो टन टनाटन कहां से होगा, तो यहां पे क्या हो गया, रिपल्शन कम, यानी कि बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाती है, ज्यादा। इनफैक्ट सच बताऊं तो F2 की बॉन्ड की मजबूती की हालम वो बताऊं कि Br2 भी इससे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये देखो Br2,
Br2F2Cl2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड डिसोसिएशन में भूल गए क्या? अबे वहीं काम आएगा बे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पढ़ाया था? पीरियोडिक टेबल में कहा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के एप्लीकेशन वाले पार्ट में, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ हेलोजन वहां पे बता रखा है। और वहां पे मैंने आपको बोला था, फिर मूव आते रहना, Cl2 का सबसे ज्यादा, देन Br2, देन होता है F2, देन होता है आपका I2। तो कई बार पूछा गया, फिर से अब बार बार नहीं बताऊंगा। Cl2, Br2, F2 और I2। अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो आपको पता चल ही गया। एनीवे, अगर हम आपसे बात करते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, O और O ले लिया। इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2। कितने लोन पेयर हैं? 2। ठीक है, ओ ओ यहाँ पे, और ये आगे बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, बोलिए जल्दी, सल्फर सल्फर ले लिया। आप मुझे एक बात बताइए, साइज किसकी बड़ी है, ये पहले मुझे बताइए। सल्फर की साइज बड़ी है, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा? कम। तो यानी दोनों में ज्यादा मजबूत कौन है? सेकेंड। ठीक है, इसीलिए सल्फर सिग्मा बॉन्ड बना के S6 या S8 बना रहना चाहता है। और O2 की अगर हम बात करें तो O2 सिग्मा के जरिए नहीं स्टेबलाइज होता है, हमेशा पाई के जरिए स्टेबलाइज होता है। आ जाओ अगला सवाल, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरा। मान लो मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैंने ले लिया, कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। अच्छा, क्या ले लिया? और फॉस्फोरस, यहां पे ले लिया फॉस्फोरस। क्या ले लिया? फॉस्फोरस। अब मैं पूछता हूं कि आप बताओ यहां पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? किसकी ज्यादा होगी? P4। अच्छा, एक और सवाल बताना आप, चौथा। मैंने कार्बन कार्बन ले लिया। क्या ले लिया, बोलिए जल्दी? कार्बन कार्बन। और मैंने क्या ले लिया? सिलिकॉन सिलिकॉन ले लिया। क्या ले लिया, बोलिए जल्दी? सिलिकॉन सिलिकॉन। अब बताइए आंसर क्या होगा? कार्बन कार्बन। मार्क द वर्ड, लोग क्या कर देते हैं, यहां पे भी थर्ड पीरियड कर देंगे, यहां पे भी थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में। मैंने क्या बोला है, क्या पॉइंट है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, पहला वर्ड ही क्या है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? लोन पेयर की वजह से। अगर लोन पेयर हो ही ना तो क्या ये प्रॉब्लम आएगी, ये मुझे बताओ। तब तो नहीं आएगी। और जब नहीं आएगी तो वहां तो डायरेक्ट बोलोगे, अरे सर ये सेकंड पीरियड का है, और ये कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का। और यहां पे कौन सा पॉइंट लग जाएगा सर? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर पीरियड नंबर। ए दीदी, यहां पे तो यहां पे देखो जरा गौर से, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, इसकी साइज क्या होगी? बड़ी, और इसकी साइज क्या है? छोटी। यानी कि किसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? कार्बन कार्बन का। ठीक है, सवाल एक और बनता है, सवाल मेरा एक और है, सवाल ये है, पांचवा सवाल, कि मैंने कहा सिलिकॉन सिलिकॉन ले लीजिए आप। मैंने कहा सिलिकॉन सिलिकॉन ले लीजिए आप, और मैंने आपसे क्या बोला, एक मिनट, सिलिकॉन सिलिकॉन ले लीजिए, और क्या ले लीजिए आप? सल्फर सल्फर ले लीजिए। ठीक है, सल्फर सल्फर ले लीजिए, और क्या ले लीजिए? फॉस्फोरस फॉस्फोरस। अब बताइए तीनों में ज्यादा स्ट्रांग कौन है? बोलिए, बताइए। सुनिए जरा गौर से, सुनिए जरा गौर से। अगर आप देखेंगे तो जो सिलिकॉन है ये ग्रुप 14 का है, वहीं फॉस्फोरस जो है ये ग्रुप 15 का है, और वहीं पे अगर हम सल्फर की बात करें तो ग्रुप 16 का। और पीरियोडिक टेबल में जेड इफेक्टिव अगर पढ़ा है तो उसको सदुपयोग में जरूर लाना चाहिए हमें। आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट आप जब जाते थे तो आप साइज क्या पाते थे? छोटा हुआ। तो कहीं तो यूज आए, कहीं तो बेनिफिट दे अपने को, कुछ तो याद करवाए अपने को, कुछ तो सवाल बनवाए, वरना पढ़ने का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हो? तो यहां पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होती है? घटती है। 14 से 15 की छोटी होगी, और 15 से ज्यादा छोटी होगी सल्फर की। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? क्या होता है? साइज फैक्टर। लोग क्या सोचते हैं सवाल को देख के, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बचा लिया, मैं अगर गलती से यहां लोन पेयर यहां पे बनाता ना, तो आधे लोग फैल के मुझे आंसर क्या देते कि सर यहां दो दो लोन पेयर है, यहां दो दो लोन पेयर है, यहां एक एक लोन पेयर है, और यहां 0 लोन पेयर है। इस वजह से आपका आंसर यह होना चाहिए कि यहां रिपल्शन ज्यादा लगेगा, यहां थोड़ा कम लगेगा, और यहां बेहद कम लगेगा, इसलिए यह सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होगा। दरअसल आपका आंसर गलत है। मैंने आप भूल गए, आप मेरी बात को फिर से भूल गए। मैंने आपको क्या बोला है? सेकेंड पीरियड के लिए मैंने बोला है। किसके लिए बोला है? सेकेंड पीरियड के लिए। मैंने आपको थर्ड पीरियड के लिए बोला ही नहीं। लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन कहां है? सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में नहीं है वो। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे सिलिकॉन सिलिकॉन ले लिया, S2 ले लिया, और P2 ले लिया, यानी कि सबसे ज्यादा, तो अब ऐसे सवालों में क्या लगाएं?
तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप साइज क्या पाते हो, ये मुझे बताओ ना, साइज तो कम होता पाते हो ना भाई। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होगा, अगर मैं आपसे बोलूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा सल्फर, देन किसका होगा फॉस्फोरस, देन किसका होगा सिलिकॉन। लेकिन अगर वही मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं, एक और सवाल है मेरा, एक और सवाल है जो काफी तुम्हें देखने को मिलता है और तुमको लगेगा भी। मेरा अगला सवाल जो है, अगला सवाल ये है, छठा सवाल, कि मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या ले लिया सर, N2 ले लिया, क्या ले लिया N2, और आप क्या ले लिया O2 ले लिया। मैंने N2 ले लिया, O2 ले लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी बुक ऑफ कहा जाता है, सॉरी आईयूपीएससी की जो बुक है उसका नाम है गोल्ड बुक, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड बुक ऑफ आईयूपीएससी माना गया है N2 को काफी सारी रिएक्शन के अंदर, आप इनऑर्गेनिक के अंदर, छोटा कंसेप्ट है बड़ा कंसेप्ट है, सुनना ढंग से, N2 को यूज किया जाता है, आपके समझने में आपकी मदद डेवलप करेगा। तो N2 को लिखा जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर। आपने कभी सोचा इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में यह बात मेंशन की जाती है कि N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतना हाई है कि जितना इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल को बॉन्डेड स्टेट से आइसोलेटेड स्टेट में ले जाने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी ऑलमोस्ट किसके लिए चाहिए होती है, N2। इस बात का ये लॉजिकल साक्ष्य ये भी है कि मान लीजिए मैं आपके सामने N2 रखता हूं, O2 रखता हूं। दरअसल मैं बात ये क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा कहीं जाके आगे पी ब्लॉक के अंदर N2 भी लिखी रहेगी, O2 भी लिखी रहेगी। मैं कहूंगा बेटा ये O2 से रिएक्ट करेगा लेकिन N2 से नहीं करेगा। तुम कहोगे क्यों नहीं करेगा, तो उसका जवाब आज मैं आपको दे देना चाहता हूं। N2 इसलिए नहीं क्योंकि N2 इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। अब इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, ताकि वहां कोई रिएक्ट ना कर सके। और ये सब कुछ संभव हो पाता है उसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से। एनसीईआरटी क्लियरली माता रानी इस बात को लिखती हैं कि N2 के अंदर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब सुनिएगा, नाइट्रोजन है ग्रुप 15 का, ऑक्सीजन है आपका कौन सा, ग्रुप 16 का। अब अगर हम बात करें N2 और O2 के अंदर, कभी मैं अगर बोलूं कि N2 के साथ रिएक्ट करता है लेकिन O2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनिए, N2 और O2 में तो साइज सर O2 की छोटी है, लेकिन आप शायद फिर से भूल रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला है, लोन पेयर रिपल्शन विल क्रिएट एक्सेप्शनल बिहेवियर इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अरे हाँ ना बोलो भाई। आप यहां पे देखिए, क्या दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, कि क्या इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा है, क्या रिपल्सन यहां ज्यादा होगा, क्या यहां नंबर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। अच्छा छोड़िए ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का कुछ मान रखिए, क्या लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होता है या नहीं होता है बजाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर के? अरे हाँ ना बोलिए भाई। तो आप मुझे एक बात बताइए ना कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, N2। यानी कि इसीलिए N2 नॉन रिएक्टिव गैस है। किसकी वजह से नॉन रिएक्टिव है, N2 इज नॉन रिएक्टिव ड्यू टू, N2 इज नॉन रिएक्टिव, इज नॉन रिएक्टिव, इज नॉन रिएक्टिव ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोला मैंने, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मेरे भाई अगर कोई स्टेबल है, मान लो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, खूब स्टेबल है, तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा डालनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर हम बात करें N2 और O2 में, तो इट इज नॉन रिएक्टिव ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसकी वजह से, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से। इसीलिए मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, मैक्सिमम रिएक्शन के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बोलिए जरा, N2 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, N2 का। मैं कहूंगा O2 से रिएक्ट करेगा, P4 के साथ O2 और इन प्रेजेंस ऑफ N2 रिएक्शन करवाया जाएगा। मैं कहूंगा P4 जो है O2 के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन N2 के साथ नहीं करेगा। आपके मन में सवाल उठ पड़ेगा कि क्यों करेगा O2 के साथ, क्योंकि भाई बता दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये मुझे बताओ, O2। अरे O2 है ना, इसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए अपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए, रिएक्टिव ज्यादा कौन है, O2। तो रिएक्ट पहले कौन करेगा, O2। जैसे P4 का अगर लिमिटेड O2 दे दो तो P4O6 बन जाता है, एक्सेस ऑफ O2 दे दो तो P4O10 बन जाता है। वहीं N2 के साथ नहीं करता है। जैसे मैं तुमको जाके बताऊंगा कहां पे, ग्रुप 14 की रिएक्शन के अंदर बताऊंगा। आपने वाटर गैस का नाम सुना है, आपने सिन गैस का नाम सुना है, अरे सुना है या नहीं सुना है? वहां पे मैं आपको दूंगा कि वहां पे O2 प्लस N2 लिखूंगा, मैं कहूंगा N2 से नहीं कर रहा है, O2 से कर रहा है रिएक्शन। फिर कहोगे तुम्हारा दिमाग चक्कर खाने लगेगा, सर N2 से क्यों नहीं, N2 से क्यों नहीं कर रहा है, O2 से क्यों कर रहा है? CO प्लस N2 लूंगा कई जगह पे, समझ रहे हो, H2 प्लस N2 लूंगा तो आपको लगेगा H2 से कर जा रहा है, N2 से नहीं कर रहा है। रीजन बीइंग
तो रीजन ये है कि ये इनर्ट होता है किसकी वजह से, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से। एनीवे ये बातें अगर करने के बाद से आप एक बार ये काम करिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ के अंदर ये बात इतनी नोट कर लीजिए थ्योरी, फिर सवाल लिखते हैं। और अब इन दोनों पे बस बचा हुआ है सवाल। कृपा करके 8 बजे आ जाया करिए, अब मैं आ जाऊंगा एकदम टाइम पे। हाँ मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ 8 बजे से कोशिश कीजिए, 8 से 10 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा होगा बस। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा उतना ही, थोड़ा वो हो पाएगा कि मतलब आराम आराम से तुमको चीजें जो यहाँ के बाद फैलनी शुरू होती हैं वो फैले ना। ठीक है। साइज, डायरेक्शनल एनालिसिस और लोन पेयर बिहेवियर, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। नोट हुआ? चलें आगे चलें, जल्दी जल्दी नोट करो भाई। कितनी बातें याद रखोगे बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए? 3। कितनी बातें? 3। नॉन एग्जिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल के लिए कितनी बातें याद रखोगे? 3। कौन कौन सा? एबनॉर्मल कोवेलेंसी, दूसरा क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा क्या था? एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। 3 बातें उसके लिए। कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह का है बताना जरा? पहला कौन सा? दूसरा? और तीसरा? कॉम्प्लेक्स कितने हैं? पहला कौन सा? स्क्वायर प्लानर। दूसरा कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। और तीसरा कौन सा? टेट्राहेड्रल। अच्छा बताना डी कितने तरह के यूज होते हैं? मैक्सिमम 3। पहले कौन यूज होता है? डी जेड स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब फिर क्या यूज होगा? डी एक्स वाई। ठीक है। बॉन्ड आइडेंटिटी में सिग्मा कितने तरीके से बनता है? एस एस से, एस पी से, पीपी से। अब बताओ सबसे मजबूत सिग्मा किससे बनता है? ये इस टॉपिक ने बताया। आपने पीछे पढ़ा कि सिग्मा बनता कैसे है। पहले आपने ओवरलैपिंग पढ़ा, तरीका जाना कि बनता कैसे है बॉन्ड, फिर आपने ये पहचाना कौन सा बॉन्ड किससे बना है। अब आप ये पहचान रहे हो किस बॉन्ड की मजबूती कितनी है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपने क्यों पढ़ा था? क्योंकि कुछ जगह ओवरलैपिंग एंगल को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। हाँ या ना? हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन में कितनी बातें आपने पढ़ी? 5। कितनी बातें पढ़ी?
कितनी बातें? 5। फटाफट बोलो, सर लोग बोलो फटाफट पहले। कितनी बातें आपने पढ़ी हैं? 5। पहला क्या? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या पढ़ा? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। दूसरा क्या पढ़ा? बेंट रूल। क्या पढ़ा? बेंट रूल। तीसरा क्या पढ़ा? ड्रैगो रूल। क्या पढ़ा? ड्रैगो रूल। चौथा क्या पढ़ा आपने? हाँ, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन सी स्टेट में? सॉलिड और फ्री रेडिकल। उसके बाद से आपने क्या पढ़ा बताइए जल्दी? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल। उसके रीजन कितने पढ़े? 3। ठीक है, उसके बाद ओवरलैपिंग, उसके बाद आगे आगे ब्ला ब्ला ब्ला, कल चलते जा रहे हैं। ठीक है, रुकने का नाम नहीं है। चलो आओ आगे आओ। सवाल है कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड की क्या है क्वेश्चन? अगर हम बात करें कौन सा है? अच्छा, छठे 7वें नंबर पे ग्रुप 15 हाइड्राइड। 15 हाइड्राइड में 15 हाइड्राइड में 15 हाइड्राइड कौन है? NH3। फिर कौन है? PS3। फिर कौन है? ASS3। फिर कौन है? SbS3। अब आप मुझे बताइए, और लास्ट में कौन है बोलिए जल्दी? BiS3। आपको पता होना चाहिए सर कि मैं आपको बोलूं, सबसे पहली चीज आप क्या कंपेयर करो इसके अंदर? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? NH3। देन कौन हो जाएगा? PS3। देन कौन हो जाएगा? ASS3। देन कौन हो जाएगा? SbS3। देन कौन हो जाएगा? BiS3। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, Bi वैसे भी क्या है? एक मेटल है या नॉन मेटल है? पहले ये मुझे बताओ, Bi क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है भाई। क्या है? मेटल है। इसके पीछे वाले यार नॉन मेटल होते हैं, ठीक है? तभी तो बताया था यार, यहाँ पे Bi क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? अरे बताया था यार, यहाँ पे सी, जिनेलिया, ऐश्वर्या सब तेरी पोती। तो AT के पहले वाला तो क्या होगा? Bi, मेटल ही ना। तो मेटल है तो ये H+ देगा या H- देगा? H- देगा। क्या देगा? H- देगा। और दूसरी चीज आप मुझे बताइए, ये क्या देगा बोलिए जल्दी? H-। ये क्या देगा? H-। इसलिए हम इससे क्या बोल रहे हैं? हाइड्राइड ग्रुप 15। H- अगर मुझे निकालना हो, सबसे पहले मुझे कौन देगा? कौन देगा? Bi देगा या कोई और मेंबर देगा इस ग्रुप का? Bi। क्यों? 2 रीजन है। एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियस एक बहुत बड़ा रीजन है कि बॉन्ड की मजबूती सबसे कम है, जल्दी H- देगा। इसीलिए कहा जाता है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अपने पूरे ग्रुप में क्या कहा जाता है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कहां लिखा हुआ है? P ब्लॉक में। कहां लिखा हुआ है आपका? P ब्लॉक में। ये बात आपका P ब्लॉक में मेंशन्ड है। दूसरी बात सुनिए, आपको पता है ड्रैगो पढ़ाते वक्त मैंने इसके अंदर एक और बात की थी कि भाई इसका लोन पेयर डायरेक्शनल है, बाकी सबका लोन पेयर कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो और भी धुंधला होता चला जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बारी आएगी तो सबसे बेहतरीन तरीके से कौन काम करेगा? लेविस बेस की तरफ, या फिर बेसिसिटी अगर हम चेक करें, लेविस बेसिसिटी अगर चेक करें, सबसे पहले कौन आएगा? NH3। देन कौन आएगा? देन कौन आएगा? ASS3। और देन कौन आएगा? SbS3। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब एक और बात मेरे से यहां पे पूछनी, क्या ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है या नहीं है? सारे के सारे हैं, सबके सब कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। अब आप बताइए कि क्या इनके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, क्या वही थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा या नहीं होगा? यानी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पे क्या हो गया आपका? यही हो गया थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर। ये पहला बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, और तीसरा क्या हो गया? लेविस पेस। अब मैं ऐसा ही सवाल आपसे पूछता हूं, एक और सवाल। सवाल क्या है? मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। मैंने तुमसे बोला ग्रुप 16 और किसका बोलिए जल्दी? ग्रुप 17 के हाइड्राइड में। क्या क्या? ग्रुप 17 हाइड्राइड तो बोलना गलत होगा, हाइड्रोजन वाले कंपाउंड अगर हम बात करें, यहां पे क्या होगा? H2O। ये क्या हो गया? H2S। यहां पे ले लिया H2SC, और यहां पे ले लिया H2T। और एक तरफ मैंने क्या ले लिया बोलिए जल्दी? HF। और मैंने क्या ले लिया? HCl। और मैंने क्या ले लिया? HBr। और मैंने क्या ले लिया? HI। अब 3 तरह के सवाल मेरे मुंह से यहां पे निकल सकते हैं, जो नीट ने पूछ भी रखा है। नीट ने इनके बारे में पूछ रखा था, H2O, H2S, H2SC और H2T। पहला सवाल क्या बनेगा तो सुनिएगा जरा गौर से। पहला सवाल आपका बनता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है? दूसरा अगर हम आपसे बात करते हैं, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। और तीसरा जो देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? थर्मल स्टेबिलिटी। ये 3 सवाल, एक एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बॉन्ड स्ट्रेंथ और एक थर्मल स्टेबिलिटी। मैं आपको वैसे भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऊपर से नीचे आप जब जाएंगे तो आपको क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा? साइज।
और साइज अगर बढ़ता है तो आपको पता है बॉन्ड की मजबूती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि अगर हम बात करें इनका, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही थर्मल स्टेबिलिटी, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही थर्मल स्टेबिलिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोग निकालते रहिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनीवे अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा जरा गौर से, ये आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा कि भाई देखो ये H प्लस देगा। एसिड का काम क्या है दुनिया में, H प्लस देना। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। भाई साहब से H प्लस मांग लो, इनसे मांग लो, इनसे मांग लो, इनसे मांग लो। ये क्या बन गया, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। छोटे वाले हैं, नेगेटिव चार्ज है, 3 3 लोन पेयर है, वैसे ही टन टनाटन आपस में ही कला होती थी, एक और नेगेटिव आ गया, अबाउट टन टनाटन होगा। यानी कि क्या ये H प्लस छोड़ने के बाद आया हुआ नेगेटिव क्या इसके सर पे स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। तो क्या वो कभी जीवन में अगर मौका भी मिलेगा तो H प्लस देना चाहेगा? अगर नहीं देना चाहेगा, इसको मारना एक झापड़। कहां कहां मंद मंद रहे मुस्काए, अंतकाल ख्वाबों में जाए। यहां देखो जरा गौर से, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये जरा गौर से सुनना, यहाँ पे H प्लस ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, लेकिन सब पे माइनस आएगा। अब माइनस आने के बाद, माइनस आने के बाद कितना स्टेबल है वो माइनस, कितना स्टेबल है वो माइनस? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब जीओसी पढ़ रहे हैं आप रिलेट भी कर पाएंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मान लीजिए ऐसे इमेजिन करिए एक एच एक एसिड था। क्या था बोलिए जल्दी? एच एक एसिड था। जब ये एसिड टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और A माइनस। एक कंटेनर मैंने लिया, एक कटोरा मैंने लिया, उसके अंदर एसिड डाला मैंने। एसिड जब टूटेगा तो क्या बनेगा? H प्लस और A माइनस। इस कटोरे के अंदर लेट सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिए, यानी कहने का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबको न्यूट्रल से किस स्टेट में जाना है, सॉरी चार्ज से किस स्टेट में जाना है? न्यूट्रल। नो डाउट अगर मान लीजिए एसिड टूटा, A माइनस बनेगा। और अगर इस A माइनस को मैं ये दिखा दूं कि तुम्हारी स्टेबिलिटी मैं बढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो क्या ये A माइनस बार बार टूट टूट के बनेगा या नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन उस कटोरे के अंदर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। यानी कि एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना, तो एसिड उतना ज्यादा H प्लस देगा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन एक तो बात डिपेंड करती है। अब H प्लस की कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे सवाल बनेगा? K से बनता है भाई। K क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड किस रेट से टूट रहा है ये कौन बता रहा है? K। क्योंकि चूंकि एसिड जब टूटेगा तो H प्लस बनेगा, और H प्लस की कंसंट्रेशन जानने से बेहतर कि आप ये जानिए कितना एसिड टूटा। जो जितना ज्यादा टूटेगा उसका K वैल्यू उतना ज्यादा होगा, उसका H प्लस उतना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अरे हाँ ना बोलो। पहला H प्लस से K वाला सवाल किनारे कर लो। दूसरा पैटर्न क्या बनेगा? A माइनस बना है, एनायन बना है। अब एनायन से रिलेट करके पूछेगा, अरे भैया H प्लस अपने मन से थोड़ी अवतरित हो जाएगा। A माइनस अगर नहीं बनना चाहेगा H प्लस कभी बन जाएगा? नहीं। अब A माइनस को किसी ने लालच दे दिया कि तुम एक काम करो, तुम आओ, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींच के तुमको फिर से न्यूट्रल बना देंगे, तुम स्टेबल हो गए, तुम खूब टूटो। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी दूसरा कहा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात आती है तो अब 3 मेजर ग्रुप आते हैं, माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच। जो कोई भी एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा वो क्या किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एक होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। दानदाता कौन होगा? डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है? विड्रॉइंग। समझ रहा हो मेरी बात को? जो खींचता हो इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए कहा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, क्योंकि H प्लस वाले फैक्टर से जो सवाल पूछेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और तो और आपसे क्या बोला जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच। ये स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। समझ रहा हूं मेरी बात को?
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कौन सा सवाल बनाया जा सकता है, तो क्या बनाएगा, और तो कुछ नहीं बनाएगा। एक लेविस एसिड वाला बनाता है और एक एसिड वाला। लेविस एसिड के बारे में याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेता है, या ऐसे एक लाइन में याद रखिए, लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। और केटायन आप कैसे जनरेट करेंगे? केटायन आप कैसे जनरेट, आप भाग्य विधाता हैं कि आप केटायन जनरेट कर देंगे? हाँ कहता है यस बिल्कुल है, हम केटायन के भाग्य विधाता हैं। बोला कैसे? बोला किसी का इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कॉलर पकड़ेंगे, खा जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे यार लेविस करता क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है और लेगा नहीं जब तक, तब तक सामने वाले पे केटायन नहीं बन सकता। तो लेने की बजाय मैं कह देता हूं लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। केटायन कोई कैसे जनरेट करेगा? ऑब्वियस उसका इलेक्ट्रॉन पेयर लेना पड़ेगा। जबकि एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। दरअसल एसिड को डिफाइन करने के लिए 3 कंसेप्ट हैं, अरेनियस है, वो है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी, और कौन सा है तुम्हारा? लेविस। तो लेविस कहता है कि लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। बाकी ये दोनों सेम बात कहते हैं कि एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब यहाँ पे जरा गौर से सुनो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, और इस पे क्या जाता है, ये थर्मल स्टेबिलिटी प्रॉपर मैं लिख देता हूं, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद से आ जाते हैं आगे, आइए 8वें के बाद 9वां सवाल, 9th नंबर का क्वेश्चन है मेरा। मान लीजिए ये थर्मोडाइनमिक्स में इसका डेटा भी दिया हुआ है, आप जाके थर्मोडाइनमिक्स की एनसीईआरटी चेक कर लीजिएगा। कार्बन कार्बन ले लिया, सिलिकॉन सिलिकॉन ले लिया, और मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, फॉस्फोरस सल्फर सल्फर ले लिया, सॉरी सल्फर क्यों, फॉस्फोरस पहले लो ना। यहां पे क्या ले लिया? फॉस्फोरस फॉस्फोरस, और यहां पे क्या ले लिया? सल्फर सल्फर। कार्बन भी उसमें इंक्लूड कर दिया। एक और बात बतानी है इसलिए, अब बताइए यहां पे क्या होगा ऑर्डर? कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन फॉस्फोरस फॉस्फोरस सल्फर सल्फर, क्या होगा? सबसे पहले ये कौन से पीरियड का है, बोलिए जल्दी? सेकेंड पीरियड। कौन से पीरियड का है? सेकेंड। बाकी सब कौन से पीरियड के हैं? थर्ड। थर्ड पीरियड में लोन पेयर का कोई लोचा होता है? लोचा कहां पे होता है? सेकेंड। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये पहले नंबर पे आ गया या नहीं आ गया? दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? इनमें क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइज घटता पाओगे। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इनफैक्ट ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही ऑर्डर नहीं है, कैटेनेशन पावर का भी ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा कार्बन, देन कौन होता है? सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन कौन होता है? सिलिकॉन। अब कैटेनेशन का हाल मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, कैटेनेशन का हाल ऐसे समझो कि सल्फर मेनली S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर पर। लेकिन अगर हम बात करें सल्फर S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एट 1000 केल्विन। कितना बोलो जल्दी? 1000 केल्विन। ये माता रानी की बात है, एनसीईआरटी। तो मैं क्या बताऊं कि इस फॉस्फोरस का एक्चुअल में एक रेड फॉस्फोरस है और एक है व्हाइट फॉस्फोरस, और एक और है वायलेट है और एक है ब्लैक फॉस्फोरस। अब सब हट गए हैं ये सब सारी चीजें, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉस्फोरस जो है ये किस फॉर्म में रहता है? P4 फॉर्म में, या तो डाइमेरिक, या तो अगर हम बात करें P4 के फॉर्म में रहेगा, या फिर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा। अब P4 का हालत तुमको बताता हूं। P4 में क्या है कि आप देखिए, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, यहां पे ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस, मैंने 4 फॉस्फोरस ले लिए। समझिए, एक फॉस्फोरस, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे है दरअसल, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है। और फॉस्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए आप मुझे सोच के बताइए? 1 2 3, और यहां पे क्या है? एक इसके पास लोन पेयर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ या ना? अब देखिए इस फॉस्फोरस के हालात देखिए, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए, एक किसके साथ? इसके साथ बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया भाई ने, और एक किसके साथ खर्च कर दिया? इनके साथ खर्च कर दिया। अब इसके पास क्या बचा? 1 लोन पेयर। अब सुनिएगा जरा गौर से, यहां पे यहीं पे ऐसे ही सुनिएगा। ये फॉस्फोरस है, एक तो भाई ने इनके साथ बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, एक इनके साथ कर दिया, एक इनके साथ कर दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और इनके पास ये क्या बचा है? लोन पेयर। यानी सबने एक दूसरे से कितने बॉन्ड बना लिए? 4। अब 4 बॉन्ड जब इन्होंने बनाया तो इनके बीच एंगल, अब समझना जरा गौर से, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? एक सिग्मा है, बोलो हाँ है ना, और एक लोन पेयर है। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो गया यहां पे? बोलो जल्दी। 3 1 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp3। एंगल आना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि अगर हम बात करें, क्या आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? मैं आपको सच बताऊं, एंगल पाया जाता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60। ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ये क्या थी? बोलिए जल्दी। एक्सपेक्टेशन। और ये क्या हुई? रियलिटी।
अब यहां पे बताइए क्या आएगा, तनाव आएगा, स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। एक होता है कौन सा स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। चूंकि एंगल यहां पे क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन कितने डिग्री का आएगा, 49 डिग्री 28 मिनट, जैसा कि आपका डांसिंग रेजोनेंस के अंदर सीपीएम केटायन के साथ अभी आगे देखने को मिलेगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का, तो ये एंगल स्ट्रेन आने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है। इसीलिए इस व्हाइट फॉस्फोरस को कहा जाता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और व्हाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड O2 अगर मिल गया, क्या मिल गया बोलिए जल्दी, लिमिटेड O2, या फिर क्या मिल गया, एक्सेस ऑफ O2, क्या मिल गया, एक्सेस ऑफ O2, तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। आप आगे चल के पढ़ेंगे किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, कि लिमिटेड O2 के साथ ये क्या बनाता है, P4O6, क्या बनाता है, P4O6, और एक्सेस ऑफ O2 के साथ ये क्या बनाता है, P4O10, क्या बनाता है, P4O10। ये इसकी रिएक्टिविटी का प्रमाण है। एंगल स्ट्रेन ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिमिटेड O2 दोगे तो P4O6 बनेगा, और एक्सेस ऑफ O2 दोगे तो P4O10 बनेगा। एनसीईआरटी माता रानी के अंदर ये वाली रिएक्शन मेंशन्ड है, बीते साल जेईई मेंस के अंदर पूछी गई है, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, बाकी प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।